पंडित बात बदनते झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, खाण कहे मुँह मीठा। अगर राम कहने से गति मिलती है तो चीनी कहने से मुँह मीठा हो जाना चाहिए। अब मेरे पिताजी बहराइच कोतवाली में पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं भी कविताएं लिखता हूँ, मेरा भी संग्रह छपना चाहिए। हमारे जो लोकल पोएट्स थे उसमें एक मोती बीए थे, भोजपुरी के कवि थे, और उन्होंने बहुत सारे सानेट्स लिखे थे, त्रिलोचन के समकालीन थे। वहाँ पर एक नर्सरी थी समाजवादियों की, विद्यार्थी परिषद और आरएसएस से जुड़े लोगों की, और हम लोग गए थे तो अभी मेरी दाढ़ी नहीं बनती थी। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हिंदी की समकालीन कविता में स्त्री के वक्ष पर लिखी हुई कोई कविता ऐसी नहीं है, और ये इस कारण संभव हुई कि मैंने जम के संस्कृत साहित्य पढ़ा है। एक बार गौतम नवलखा, मैत्रेयी पुष्पा, राजेंद्र यादव मुझको बुलाते थे, मैं बेरोज़गार था, तो उन लोगों ने पूछा मैत्रेयी जी ने कि आपका खर्चा कितने में चल जाएगा। हमने कहा 1000 रुपया अगर मुझे मिले तो मेरा 1 महीना चल जाएगा। कहा हम लोग 3000 रुपया देंगे। क्यों, आप ही का अधिकार थोड़े है कि आप पौराणिक मिथकों का प्रयोग करेंगे, हमारे पास जहाँ तक आएगा हम मिलेगा हम उनका करेंगे। आज जबकि देश का सबसे बड़ा प्रकाशक छापता है मुझे, और उनका कहना है कि आपके कविता संग्रह बहुत ज़्यादा बिकते हैं, उसके बाद भी घाटे का सौदा है। फटी धोती, टूटी झोपड़ी, डसी देह, बहुत प्रतीकात्मक है। डसी देह और कुचली आत्मा ने गरीब को एक अदद अधम शरीर बना दिया। कुछ बातें अक्सर कहते थे पिता, भादों की किसी विकट काली रात में जब 56 कोटि बरसते हों देव, अपने निकट बहने वाली नदी को उसकी समग्र भयावहता में देखो और कल्पना करो यमुना को कैसे पार किया होगा वासुदेव ने एक नवजात बच्चे के साथ। तुम्हें लेकर जीवन की वैतरणी को कुछ ऐसे ही पार किया है मैंने। ये पंक्तियां मैं भादों में ही पढ़ रहा हूँ। ये एपिसोड जब रिकॉर्ड हो रहा है उससे एक दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी थी। कहीं कहीं पर आज है, कहीं कहीं पर कल हो चुकी है। इसके अलावा ये एक संयोग है कि मेरे हाथ में जो पुस्तक है बिखरे आंसू, जिसे प्राणेश नाम से आज के हमारे अतिथि ने लिखा है, इसकी भूमिका श्री कृष्ण जन्माष्टमी को ही लिखी गई थी। ये तमाम बातें इशारा कर रही हैं कि आज के जो हमारे अतिथि हैं, जो कवि हैं, उनके बारे में कृष्ण जन्माष्टमी और वो कितने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बारे में तो जानेंगे कि क्या ये अनायास हो गया या फिर कुछ ताल्लुक़ किस तरीके का है इस दिन से कि इस दिन को बहुत सारे काम दिनेश कुशवाहा जी के होते हैं। एक समय पर वो दिनेश कुमार प्राणेश के नाम से लिखते थे, बाद में दिनेश कुशवाहा के नाम से वो लिखने लगे। अयोध्या में पैदा हुए, उसके बाद में अलग अलग शहरों में रहे और अब रीवा में पढ़ाते हैं, विभागाध्यक्ष हैं वहाँ पर। उनकी कविताओं पर अगर बात करें तो मशहूर आलोचक कमल भारती ने लिखा कि कविता में नई चेतना, निम्न वर्गीय चेतना और बहुजन कर्म में ओबीसी का जो समाज है, अगर आप उसको देखें तो वो आपको दिनेश कुशवाहा के यहाँ दिखलाई पड़ता है। यानी बहुजन साहित्य इनके यहाँ बोलता है। कहीं कहीं पर कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज़्यादा आते भी हैं, जैसे जब वो मोक्ष की बात करते हैं, कहते हैं इसी काया में मोक्ष, लेकिन मोक्ष अपने आप में एक ब्राह्मणवादी सोच को दर्शाता भी है। बहुत सारी बातें हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और बात ये भी करेंगे कि क्यों वो इतनी ज़्यादा लोगों पर केंद्रित होकर कविताएं लिखते हैं, जिसमें बहुत सारे सिने जगत की दिग्गज भी हैं और बहुत सारे साहित्य जगत के दिग्गज भी हैं। तो आज हमारे साथ हैं कवि दिनेश कुशवाहा। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी। धन्यवाद अंजुम, थैंक यू डियर। ये जो कृष्ण जन्माष्टमी को लेके इतने सारे संयोग है या क्या ये हुआ कैसे? संयोग न होता हाँ, तो 3-4 बार संगत के एपिसोड शूट करने की बात हुई। आज 2 साल से तारीख ही नहीं मिल रही, और अभी विगत
अब 22-23 को होनी थी तो आपको कहीं जाना पड़ गया। तो अंततः कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन हुई। क्या गजब संयोग है, मतलब सोचिए। एक उस्ताद का बहुत गजब शेर है कि यकीनन कुछ न कुछ होगा ताल्लुक उनका हमसे भी। हाँ, यकीनन कुछ न कुछ होगा ताल्लुक उनका हमसे भी। किसी का इश्क दिल में बेसबब पैदा नहीं होता। वाह 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 वाह। तो कृष्ण तो इस रूप में अद्भुत चरित्र हैं और इस देश के पूरे मानस पर उनका अधिकार अच्छा, अभी है। आप बोल रहे हैं तब मुझे याद आ रहा है कि हाँ, मतलब हम तो इसको पिछले ही हफ्ते रिकॉर्ड करने वाले थे। पिछले हफ्ते करने लेकिन वाले क्या थे, संयोग ग्वालियर बना। में करने वाले थे, इलाहाबाद में करने वाले थे। यहाँ पर हमको कहा शाम को करा के जाइए, मैंने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ, विश्वनाथ जी की पत्नी मर गई। हाँ तो फिर वहाँ दाह संस्कार विश्वनाथ त्रिपाठी जी के यहाँ चले गए। मतलब डेट्स कितनी बदली बार हमारी। टला। और बीच में ये भी हुआ कि मैं जबलपुर आ रहा हूँ, वहाँ कर लेंगे। हाँ, फिर ये हुआ कि लेकिन नहीं, इस पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था कि ये जो मेरी बिखरे आंसू। पहली पुस्तक है उसका कवर दिखाइए मुझको। बिखरे आंसू। उस समय मैं खूब पूजा पाठ करता था। हाँ। और वो टीका उका उसी का है। ये 10वीं, मैंने 10वीं में था तब की किताब है। हाँ, तो इसकी भूमिका भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लिखी गई है। लेकिन इट इज़ ओनली मैटर ऑफ चांस। ये सिर्फ संयोग है कि ये शूटिंग भी कृष्ण। कल तो बहुत सारी झांकियाँ निकली दिल्ली में, मैं तो था विश्वनाथ त्रिपाठी के घर पर। जी। हाँ, इसीलिए चूंकि आपकी 10वीं कक्षा की पुस्तक है, प्राणेश नाम से उस समय आप लिख रहे थे। पहले पन्ने पर तो पूरा नाम भी नहीं है, वो तो भूमिका में आपने दिनेश कुमार प्राणेश दिया है। प्राणेश ही पर्याप्त था। दरअसल बहुत दिनों तक प्रकाशन भी प्राणेश है। हाँ, सब कुछ अपना है। अच्छा, आप ही के प्रकाशन से भी। अब मैं बताऊं आपको कि 9वीं पास करके 10वीं में गया था। एक धुन ऐसी सवार थी कि मेरी पुस्तक छपनी चाहिए और मैं भोजपुरी भाषी हूँ। तो वहाँ भोजपुरी के बहुत सारे, अब तो ये आखिरी बची है किसी तरह से दिखा दीजिए इनको। गली हुई। हाँ। और कहीं से इसको बहुत सजो के मैंने बचा के रखा है। लेकिन इसको छपने की, अच्छा अमूमन तो जो कविताएं हैं जैसी भी हैं, उच्छ्वास हैं या तुकबंदी हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि इसमें 8-10 कविताएं बहुत अच्छी हैं। तो इसको छपवाने के लिए मैं अपने पिताजी के पास गया पैसा मांगने। मेरे पिताजी बहराइच कोतवाली में पुलिस इंस्पेक्टर थे। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं भी कविताएं लिखता हूँ, मेरा भी संग्रह छपना चाहिए। तो हमने कहा मैंने तो कभी नहीं सुना कि आपकी कविताएं आप लिखते हैं और वो छपना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्यों, घर पर ट्यूबवेल लगवा दूँ, वो मेरी कविता है। घर पर नया बैल खरीद दूँ, नई भैंस खरीद दूँ, मेरी कविता है। घर पर हज़ारों काम है, वो मेरी कविता है और उसको करना ज़रूरी है। कहे तुम अभी जो है 14-15 साल के हो और ये जब तक तुम्हारी भी मूछ नहीं आई है, ये गधा पचीसी की कविता को मैं कविता नहीं मानता। तुम्हारी उम्र में भैंस चराने वाला, गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला हर आदमी कवि होता है और कविता लिखता है। तो ये इसके बाद जब तुम कविताएं लिखोगे तब मैं मानूंगा कि तुम कवि हो। तो अभी मुझे इसके लिए फिर मैं क्या करूं, मैं माँ से बहुत रोया धोया। माँ ने मुझे 50 रुपया दिया। तो मैंने उस समय 20 रुपये में एक रसीद कटवाई, बनाई, छपवाई, और उस रसीद पर ये लिखा हुआ था कि 1 रुपये में जो रसीद खरीदेगा उसको 2 रुपये की किताब मुफ्त दी जाएगी। अरे वाह। और ऐसे मैंने पैसा इकट्ठा किया, तमाम इंटर कॉलेजों में जाकर यहाँ वहाँ कुछ कविताएं सुनाता था। किताब कैसे दी फिर आपने? किताबें कैसे दी फिर? वो हमारे पास तो कट्टा था ना रसीद का। हाँ। जिसमें पता लिखा था कि अविनाश शर्मा फलाना ठिकाना, है ना, यहाँ वहाँ। मैंने फिर झोली में रख रख के बांटा सबको। और बहुत उस समय ये तो घाटे का सौदा नहीं होगा? घाटे का सौदा तो होगा ही। घाटे का सौदा तो आज भी है। आज जबकि देश का सबसे बड़ा प्रकाशक छापता है मुझे, और उनका कहना है कि आपके कविता संग्रह बहुत ज़्यादा बिकते हैं, उसके बाद भी घाटे का सौदा है। तो छप गई। फिर एक परंपरा थी उन दिनों, जो जिन लोगों से मैं प्रभावित था, जिन कवियों मैं से। इसी सवाल पर आ रहा हूँ। सारी तुकांत हैं, छंदबद्ध कविताएं हैं सारी। कि लिखते हुए किन लोगों का
प्रभाव आपके ऊपर रहा होगा? अभी केवल इसी की बात कर रहा हूँ। सबसे अधिक तो जयशंकर प्रसाद के आंसू का था, इसलिए नाम बिखरे आंसू। जयशंकर प्रसाद का आंसू मतलब सर पे चढ़ के बोलता वो था। अद्भुत है मतलब। और हमारे जो लोकल पोएट्स थे उसमें एक मोती भी ये थे, भोजपुरी के कवि थे, और उन्होंने बहुत सारे सानेट्स लिखे थे, त्रिलोचन के समकालीन थे। और एक समय तो वो मोती बीए और शंभुनाथ सिंह वगैरह नामवर सिंह के भी मेंटर थे। तो उस समय तो एक था कि एक उपनाम होना चाहिए, क्योंकि एक भ्रम था ना कि कवि तो एकदम स्टार होता है, और जैसे कालिदास जो है विक्रमादित्य के दरबार में बैठे हैं, इस तरह का। तो उसमें ये कि उसका नाम बहुत सारे लोग लेंगे तो वो अल्पायु हो जाएगा, बहुत जल्दी मर जाएगा। जैसे अपनों कितना खलता है, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु खलती है, भारतेंदु की खलती है, शैली वगैरह तमाम। तो खैर ये था कि कोई एक उपनाम होना चाहिए, तो रख लिया। और बाद में जैसे कि डॉक्टर बच्चन सिंह कविता लिखते थे तो उनका नाम था, डॉक्टर बच्चन सिंह का नाम था बच्चन सिंह रसिकेश। नामवर सिंह कविता लिखते थे, नामवर सिंह का नाम था नामवर सिंह पुनीत। तो इन सब लोगों ने जैसे तौबा कर लिया, सबने तखल्लुस रखे हुए थे। हाँ, तो वैसे मैंने भी तौबा कर लिया। तब जब समझ आई, समझ तो अभी ढंग से नहीं आई है। नहीं, आप इसमें लिखते हैं कि बिखरे आंसू किसी विद्वान के विलक्षण बुद्धि की उपज नहीं है, इसमें बुद्धि तत्व प्रधान नहीं है, हृदय तत्व ही प्रधान है। होना भी चाहिए, नहीं हृदय तत्व की प्रधानता नहीं होनी चाहिए। वो उसी को मुक्तिबोध ने ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदनात्मक ज्ञान कहा। अब वो संवेदना ही क्या जिसमें ज्ञान न हो, या वो ज्ञान ही क्या जिसमें संवेदना न हो। और बहुत समकालीन कविता लिखते हैं हम लोग अब, तो ये जो समकालीन कविता है या तुकांत कविता है या छंदहीन जो कविता है, इसकी दो स्थितियां हैं। कुछ कविताएं तो इतनी जटिल हैं और वो कवि लिखते हैं कि उनका अर्थ ग्रहण करने के लिए, मैं तो अध्यापक भी हूँ और कवि भी हूँ, मुझे भी नाको चने चबाना पड़ता है कि चाँद के ऊपर कुछ देर बैठी चिड़िया और फिर उसने नदी पार की और समुद्र में गोते लगा लिया। अब इस कविता पर वाह वाह हो चाहे जो हो, दरअसल ज्ञान जब बहुत जटिल हो जाता है तो अज्ञान से भी अधिक अनर्थकारी और ख़तरनाक होता है। और नहीं तो फिर अपने यहाँ तो ये इनके इन प्रकारेण जो तुकबंदी कर ले, मैंने एक बहुत या चलता हुआ अनगढ़ गद्य, एक अनगढ़ और बेढंगा गद्य, वो कविता कहने का प्रचलन हो गया है। नहीं, एक बात ये भी तो चलती है कि अगर जो समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें बड़ी कविता होगी, बड़ी कविता, उसमें कहने वाले की कमी नहीं है, समझने वाले की कमी। हाँ, वो एक बड़े कवि हैं, बहुत वेग स्टेटमेंट है हालांकि। हाँ, मतलब बहुत कुछ लोग कहते हैं कि जो कविता समझ में आ जाए वो कविता नहीं है। नहीं है। और मैं कहता हूँ कि कविता में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो समझ में ना आए, सब समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से 10वीं के बिखरे आंसू, हाँ, और जो बुद्धि तत्व उस समय मतलब काफ़ी प्रोत्साहन मिला। मैं देवरिया ज़िले का हूँ और उस गांव का इंटर कॉलेज था पिपरा रामधर, श्री गौतम इंटर कॉलेज पिपरा रामधर। तो वहाँ जिलाधिकारी आए और उन्होंने मतलब जिला संख्याधिकारी आए और उन्होंने इसकी भूमिका भी बहुत ढंग से लिखी है। और उन्होंने एक चांदी की शील्ड दिया और हमारे प्रिंसिपल और तमाम लोगों ने सम्मानित किया। लेकिन अमूमन सब इसमें तुकांत भी है और तुकांत भी है। नहीं, प्रसाद का तो प्रभाव साफ दिखलाई पड़ रहा है। वो तो दिखेगा ही, दिखेगा। जानते हैं, किसी भी कवि को पढ़िए, वो कल जो पैदा होगा उसको पढ़िए, चाहे आज के कवि को पढ़िए। जब भी हम किसी कवि को पढ़ते हैं तो उसमें पूर्व कवियों की प्रतिध्वनियाँ होती हैं। कविता को लेकर टी.एस. इलियट ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो कच्चे कवि होते हैं, जो अपरिपक्व कवि होते हैं, वो नकल करते हैं, लेकिन जो बड़े कवि होते हैं वो चोरी करते हैं। अब जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो मैं इसको क्या मानूं कि आप नकल करते हुए अब चोरी करते हैं? नहीं, उसकी व्याख्या की उन्होंने की कि जब अच्छा कवि, महान कवि कहा, महान कवि चोरी करते हैं। तो अगर आप चोर भी कहोगे ना तो फिर अपने महान कवि भी कहना पड़ेगा साथ में। तो वो कहते हैं कि उसको और श्रेष्ठ और तेजस और प्रखर और बढ़िया बना देते हैं, कुछ अलग ही हो जाता है। लेकिन जो लोग नहीं होते समर्थ
केवल कवि ऐसा प्रार्थी होते हैं, उसको भद्दा बना देते हैं। अच्छा, एक बात ये बताएं कि जब आप लिख रहे थे, जब आपने लिखना शुरू किया, वो दौर हिंदी कविता में बहुत सारे आंदोलनों का दौर था। जी। आपके जो अग्रज थे वो उस हिंदी कविता के आंदोलनों में भागीदार रहे, लेकिन आप बजाय उन आंदोलनों में शरीक होने के आप बहुत व्यक्तिगत कविताएं उस समय लिख रहे थे। दरअसल ये जो समय है ये मेरे मतलब किशोर काल का समय है। अभी तो इब्तिदा भी नहीं है शबाब की, लेकिन लगता है ना कि हम तो तोप हैं, तो उनको कमाले हुस्न का दावा अभी से है। तो ये लगता था कि भाई हम तो जो काम कर रहे हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं जो कभी वाल्मीकि ने किया, कालिदास ने किया, और परिचित नहीं थे 10वीं 12वीं तक, कोई इस तरह का मार्गदर्शन नहीं था और कोई दर्शन भी नहीं था कि कुछ जाने की ऐसे। हाँ, इतना ज़रूर था, हमको लगता है हर कवि में स्वाभाविक होता है कि हमको जन पक्षधर रहना है। वो भी जन पक्षधर शब्द नहीं मालूम था। नहीं, आप तो एक दशक तक साम्यवादी छात्र राजनीति में नहीं, सक्रिय रहे। ये ठीक इसके बाद हुआ जब मैं 77 में पास करके बीएचयू में 78 में आया। बीएचयू में जब मैं 78 में आया तो उस समय हम लोगों के जो गुरु थे, खास करके मेरे गुरु काशीनाथ सिंह जी, और वो काफ़ी आंदोलन से जुड़े थे, गोरख पांडे, महेश्वर, तमाम लोग थे। ये हम लोगों के अग्रज वरिष्ठ साथी रहे और वह सबको कहा जाता था कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, और बहुत सारी चीज़ें। फिर वहाँ पर एक नर्सरी थी समाजवादियों की, विद्यार्थी परिषद और आरएसएस से जुड़े लोगों की, और हम लोग गए थे तो अभी मेरी दाढ़ी नहीं बनती थी, तो वो सब अप्रोच करते थे। और मैं बीए पार्ट 1 में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सारे संकायों की एक प्रतियोगिता हुई। उसे वाद विवाद प्रतियोगिता को छात्र संघ ने आयोजित किया कि आज देश के समक्ष सबसे बड़ी समस्या चरित्र की है, न कि रोटी की। अध्यक्ष थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, वो सांसद भी थे, विधायक भी थे, भरत सिंह। तो ज़्यादातर लोग चरित्र के पक्ष में बोले, मैं रोटी के पक्ष में बोला। हमारा एकदम नया था। एलएलएम के छात्र बोल रहे हैं, इंजीनियरिंग के छात्र बोल रहे हैं, एमबीबीएस के बोल रहे हैं, एमडी के बोल रहे हैं, संस्कृत के, तमाम संकायों के, संगीत के। मेरा दूसरा स्थान आ गया उसमें। फिर तो छात्र नेताओं की भीड़, तो हमारा संगठन ज्वाइन कर लें, आप हमारा संगठन ज्वाइन कर लें। विद्यार्थी परिषद से नहीं, आपको तो हम लोग अध्यक्ष बनाएंगे, यहाँ का यहाँ। लेकिन सब कुछ देखा, सब कुछ जाना, सब कुछ सुना, लगा कि इससे अच्छी कोई विचारधारा नहीं है, इससे अच्छे लोग नहीं हैं, इतने केयरिंग, इतने प्यारे और आत्म उत्सर्ग से भरे हुए। एक रोटी है तो उसको 5 टुकड़ों में करके खाना, 2 समोसा है तो 4 लोग बांट के खा रहे हैं। तो फिर जिसे आयशा कहते हैं आज, उसका पहला रूप था प्रोग्रेसिव स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, पीएसओ, और उसके कन्वीनर हुए रामजी राय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उर्मिलेश जी हुए जेएनयू में, और मैं हुआ बीएचयू में। तो आप ये कह रहे हैं कि बाकी विचारधाराएं ठीक नहीं हैं? मतलब बाकी विचारधाराएं जैसी भी हों, हाँ, लेकिन साम्यवादी, समाजवादी, लोहिया को खूब पढ़ा। हमारे मित्र आज भी आरएसएस और विद्यार्थी परिषद में बहुत गहरे मित्र हैं। कल ही राम बहादुर राय के साथ परसों 1.5-2 घंटे तक उन्होंने किसी को कहा कि नहीं, कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ हम ही लोग बात करेंगे। और मैंने कहा कि अब आप बैठिए, उम्र हो गई है, इतने वरिष्ठ हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं गाड़ी तक चलूँगा। हमने कहा अरे क्या गजब करते हैं आप, रुकिए, वो 10 लोग बैठे हुए हैं। बहुत शानदार आदमी है राय साहब। मतलब ये क्या, ये देवत्व और कोई अलग से होता है? बहुत क्या शानदार आदमी। और वो किसके, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे 77 में। हम लोगों ने फिल्म देखी थी, जब जाते थे हॉल में तो पहले एक न्यूज़ चलता था भारत सरकार का, उसमें कि जेल के फाटक टूटेंगे, राम बहादुर छूटेंगे। वो इमरजेंसी से पहले मीसा में जेल गए थे,
वो जो बिहार का छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हो रहा इस लिहाज से तो आपकी बात ही कॉन्ट्रडिक्ट हो गई। अभी आप बोल रहे हैं सबसे अच्छी विचारधारा। नहीं, व्यक्ति हैं। हाँ। उनकी विचारधारा अच्छी नहीं है, मैं नहीं मानता उसको अच्छा। नहीं, अच्छा ना मानता तो आज तक यहाँ रहता। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जो लोहियाटिक विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, मतलब कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग थे। कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी 3 हिस्सों में थीं। जान रहा हूँ, ठीक है। सीपीआई की आईएसएफ थी, सीपीएम की एसएफआई थी, और हम लोगों का सीपीआईएमएल का एपीएसओ था जो आयशा हुआ। तो इसमें हम लोग थे और हम लोगों ने देखा है उन लोगों को। लेकिन फिर क्या हो गया अचानक से? विचारधारा की लौ इतनी मध्यम कैसे होती चलेगी समय के साथ साथ? देखिए क्या हुआ कि जब पूर्वी यूरोप में, रूस वगैरह में सत्ताओं का पतन हुआ, विघटन हुआ, तो उसको मार्क्सवाद का पतन तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदली और एक तरह आधा विश्व, बल्कि 70% संसार एक समय साम्यवादी हो गया था। तो उसकी बरख से एक विचारधारा की खोज की जा रही थी, जिसे आप भूमंडलीकरण कहते हैं ना। ये भूतल का मंडीकरण है। वैश्वीकरण को तो मैं बहुत दिनों से बेहयाईकरण कहता हूँ। यानी एक विचारधारा के रूप में इसे लाया गया कि यह, इसका दावा भी आज की हमेशा हमेशा के लिए वो समाजवाद को समाप्त कर देगा। अब तो ये सच्चाई है? तो नहीं, सच्चाई अभी तो नहीं है। जब तक संसार में महापुरुष पैदा होते रहेंगे, तमाम दार्शनिक विचारधाराएं अपग्रेड होती रहेंगी, जब तक लोगों के मन में ये जज्बा बना रहेगा कि समता, बंधुता, सौहार्द, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि नेशनल मंडेला एक बार पैदा हुए, हो सकता है भारत में 4-5 साल में कोई दूसरा नेशनल मंडेला पैदा हो जाए, फिर से एक बार कोई गांधी पैदा हो। तो यानी ये सब चीज़ आपको प्रभावित कर रही थी, जो कि इसी काया में मोक्ष तक धीरे-धीरे इसी काया मोक्ष ने अपने एक बात कही थी जो मुझे मतलब हांट किया उसने। क्या? कि इस पर मुझे कुछ कहना चाहिए कि ये जो मोक्ष है, हाँ। मोक्ष है, हाँ। हमारे तमाम मित्रों ने, खास करके मेरे वरिष्ठ आलोचक हैं हिंदी के, हाँ। जन संस्कृति मंच के अध्यक्ष हैं रविभूषण जी। हाँ। वो हमारे बड़े मतलब श्रद्धेय, आदरणीय हैं, मित्र भी हैं। हाँ। रविभूषण जी ने कहा कि बोगस सा अवधारणा है मोक्ष। हमने कहा कि तो आप ये बता दीजिए कि इसी काया मोक्ष प्रेम कविता है कि राजनीतिक कविता है कि आध्यात्मिक कविता है। आचार्य तुलसी के यहाँ से मुझको पत्र गया था, इंडिया टुडे में छपी थी ये कविता, कि इतनी ब्रह्म से मिलने की ऐसी आकुलता, महाराज जी बहुत प्रसन्न हैं। और हाँ, तो इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग तरह से। कभी करोति काव्यानि रसम जानन्ति पंडिता, ठीक है, अलग अलग तरीके से। लेकिन ये जो इसी काया में मोक्ष की अवधारणा है, उसका सीधा सा अर्थ है कि यह जो शरीर हमको मिला है, ये जो दुनिया मिली है ना, ये यही स्वर्गीय होनी चाहिए, स्वर्ग की तरह ही मोक्ष निर्वाण होना चाहिए। निर्वाण और क्या, बुद्ध कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, और अगर कारण पता आपको चल जाएगा तो उसका निवारण है, और दुख का निवारण ही मोक्ष है। और कई बार क्या होता है कि कबीर कहते हैं कि दशरथ सुत्ते लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना, और जगह जगह उनकी भाषा में राम आते हैं। मरने के कुछ दिन पहले नामवर जी के मुंह से कोई ना, अब जैसा भगवान चाहे, तो किसी जो इंटरव्यू ले रहा था पूछा कि आप तो ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो आप क्यों भगवान चाहे की बात करते हैं? कहे तो मुहावरा है जी। तो आपके यहाँ ये मोक्ष मुहावरा है? उसमें कुछ मुहावरा, जैसे कि मैं जानता हूँ कि गंगा का इतना पानी भी अब आचमन में नहीं कर सकता, 1000 कीटाणु हमारे अंदर जाएंगे, लेकिन उसमें है कि हमारे पुरखे गंगा नहा के पाते थे जिसे। नहीं, इसी के अंतिम पंक्ति में आप लिख रहे हैं, बहुत दिनों से मैं किसी ऐसे आदमी से मिलना चाहता हूँ जिसे देखते ही लगे करोड़ों जन्मों के पाप मिट गए, कट गए सारे बंधन, कि मोक्ष मिल गया इसी काया में। न मेरा भाग्य में विश्वास है, न पुनर्जन्म में विश्वास है, उसी कविताएं। और उस समय भी नहीं था जब मैं लिख रहा था, लेकिन इस बात को इतनी शिद्दत से, इतने ढंग से, इतना पिन पॉइंटेड कहने के लिए मेरे पास दूसरा कोई शब्द नहीं था, दूसरा कोई वाक्य नहीं था, और मैं इसी तरह से इसको कह पाया। क्योंकि उसमें एक जगह और है कि अब एक शब्द कुछ इस तरह का है, वो
जिसमें पुनर्जन्म जैसा कुछ भाषित होता है। जैसे वो वही पंक्तियां हैं कि करोड़ों जन्मों के पाप मिट गए, कट गए सारे बंधन, है ना। तो कई बार कभी कर्म ये चेताता है कवि को कि उसकी जो कवि सामर्थ्य है वो चूक गई, वो नहीं कह पाता। और इसीलिए नागार्जुन कहते थे व्यक्तिगत तौर पर मुझसे बातचीत में कि कवि को अपने हर एडिशन में कविताओं को सुधार देना चाहिए। अगर इससे, जैसे उन्होंने कहा कि बोगस अवधारणा है, हमने कहा नहीं, ये बौद्धिज्म का प्रभाव है इसी काया में मोक्ष, ये वो मोक्ष नहीं है। वो मोक्ष तो फालतू है। जिस आदमी को अस्पताल में भर्ती है, पानी नहीं पच पा रहा है, उसको परम लोक दे करके और किसकी अवधारणा से हम क्या समझाएंगे। तो ये कहने का और है तो वैसे वो मूल रूप से प्रेम कविता, इसी काया में मोक्ष। गुजराती के एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं पन्नालाल पटेल जी। दो प्रेम कर रहे लोगों को एकाकार प्राणी कहते हैं कि दो लोग प्रेम में जब एक होते हैं तो उससे अधिक पवित्र क्षण कोई हो ही नहीं सकता। तो ये जो मतलब किसी की तलाश है, ये पूरी तरह से यूटोपिया है। चलिए, इस कविता को और इसी जन्म में कविता को मैं एक साथ पढ़ के देख रहा हूँ। देखिए, और अब आप देखिए कैसे विरोधाभास विचार में आ रहा है। आप यहाँ लिख रहे हैं कि बहुत दिनों से मैं किसी ऐसे आदमी से मिलना चाहता हूँ जिसे देखते ही लगे इसी से तो मिलना था पिछले कई जन्मों से। अब यहाँ पुनर्जन्म में भरोसा कर रहे हैं? नहीं, कई जन्मों से जब आप लिख रहे हैं ना, ठीक है, आप कह रहे हैं वो तो जो पढ़ेगा वो तो मानेगा ही। हाँ, अब लेकिन और जब इसी जन्म में आप लिख रहे हैं, अगर मेरा किंचित विश्वास होता पुनर्जन्म में तो मान लेता कि मैं तुम्हें फिर कभी पा लूंगा। एक कवि 4 पन्ना पहले कह रहा है कई जन्मों से, और दूसरे ही पल बोल रहा है वही कवि कि अगर मेरा किंचित भरोसा होता पुनर्जन्म में तो मैं मान लेता। दो व्यक्ति कैसे एक? ये देखिए, एक तो कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसमें अंतर विरोध ना हो तो व्यक्ति हो नहीं सकता, है ना। लेकिन मेरी तो मतलब मेरा तो अंतर विरोध ये है कि जब मैं उस कविता को लिख भी रहा था ना, तब भी मुझे मालूम था कि पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन वो बहुत दिनों से मैं किसी ऐसे आदमी से मिलना चाहता हूँ जिसे देखते ही लगे इसी से तो मिलना था पिछले कई जन्मों से। मैं जो शिद्दत दिखाना चाहता था, इस वाक्य के अलावा कोई वाक्य नहीं मिल रहा था जो मैं इस तरह से दिखा कि मैं जैसे अपने आप बना दी ना, 7 जन्मों से साथ हैं, 7 जन्म साथ रहेंगे, उस तरह का था। कैसे दिखाता। अब मैं इस पर सोच रहा हूँ कि किसी भी तरह से अगले एडिशन में कुछ ऐसा किया जाए कि इस बात की शिद्दत भी बची रहे, ये जो उत्कट लालसा है ये भी बची रहे, और ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए या बदल जाए, जिससे ये लगे कि भाई ये बात जो कह रहा है कवि, इसका विश्वास उसमें नहीं है। इसी जन्म में कविता में भी प्रेम की उत्कट जो लालसा है वो दिखलाई पड़ती है, और ये वैलेंटाइन डे के विरोधियों के विरुद्ध आपने लिखी भी थी ये कविता। ये कविताओं में अगर देखें तो प्रेम और स्त्री इस संग्रह के केंद्र में है एक तरीके से, इसी काया मोक्ष में। धीरे धीरे जिस साम्यवादी राजनीति की आप बात कर रहे थे वो आपके अगले संग्रह में ज़्यादा जोर से दिखलाई पड़ता है। इसमें वो हालांकि दिखलाई पड़ता है, कम दिखलाई पड़ता है। बहुत सारी कविताएं उसमें हैं, हाँ। लेकिन हम तो ग्राउंड पर काम कर रहे थे ना। हम तो 10 साल एक तरह से पूर्णकालिक कार्यकर्ता ही थे। हम लोगों को तो ये कहा जाता था अपनी डिग्रियां जला दो, हटा दो, फिर नौकरी करने की कोई संभावना ना बचे। और लेकिन हर आदमी हर बार अपने आप को दूसरी तरह से पुनर्निर्मित करता है, खड़ा करता है, निर्णय लेता है। जब हमको लगा कि भाई ये हमको अब मैं मतलब राजनीति नहीं करके मुझे अध्यापन की तरफ जाना चाहिए, तो मैंने पहला बैच आया था नेट का, JRF की स्कीम पहली बार आई थी, तो मैंने JRF क्वालिफाई किया। मैंने अपनी PhD पूरी की, जमा किया,
बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में तमाम लेख और तमाम चीज़ें लिखी हैं और इस तरह से आ गए। ये जो प्रेम भी है ना, अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी अवधारणा है और जान लीजिए ये दुनिया प्रेम से ही बदलेगी। आपने तो अपनी प्रेमिका पर भी कविता लिखी। क्यों, कोई भी कविता नहीं, है? मैं जनरल बात कह रहा हूँ। हाँ। आपने लिखी है ना, हाँ, तो हाँ, उसके बहुत पीछे सारी। का मूल भाव क्या रहा होगा उस समय? अब देखिए, जब एकदम जो भाव भी है ना, हाँ। वो वेदना से बनता है। दरअसल जो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कविता का, आप समझ गए मैं हैं। बता रहा हूँ कि हर आँख में को सौंदर्य की पिपासा होती है, जिसे देखते हुए, जिसके साथ रहते हुए मन कभी ना घाए, कभी तृप्त न हो, है ना। दृष्टि का वही पेय सौंदर्य है। और जो सौंदर्य है उसकी आधार भूमि जो है ना, बहुत प्राकृत है। मन के भीतर जो वासना की भूमि है ना, वही प्राकृत है, उसी से सारी चीज़ें निकली हैं। और वही स्त्री या पुरुष के भीतर एक वेदना उत्पन्न करती है। वो जो वेदना है ना, वो उसी का एक नाम भाव है। और वो जो भाव आता है ना, तो जो बरसे बर बार विचारू हो। इतना घुमा दिया ना आप अपने उत्तर को। नहीं तो आप साफ साफ बात कर लेते हैं ना, क्या करना है। साफ साफ आप उस कविता का जिक्र करिए ना। शिव मूर्ति जी वाले संस्मरण में हाँ, विवाहितर प्रेम के प्रसंग है। ओ हाँ 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 हाँ, ठीक। हाँ, मैं समझ गया वो अब मैं उस प्रेम से दूसरे प्रेम में जा रहा हूँ। हाँ, उस पर एक कविता है, इसमें गोरख पांडे को समर्पित है। उसी संस्मरण पर कविता है कि प्यार करके हमने सिर्फ महसूस किया है कि उसके मिलते ही एक ही दिन में बदल जाती है दुनिया, और उसके टूटते ही एक ही दिन में बदल जाती है दुनिया। लेकिन प्रेमी को किसी भी हालत में हमेशा कृतज्ञ ही होना चाहिए प्रेमिका का। शिव मूर्ति जी ने बहुत मदद की उससे बाहर आने में। पागल होने से बचा लिया। बहुत घुमाने ले गए, क्या किया। और उसमें तो बहुत अद्भुत प्रसंग है कि एक बार उन्होंने मुझे होटल में बंद कर दिया और कहा कि यहीं चाय आएगी, यहीं खाना आएगा, सब कुछ आएगा, ये जो कुछ भी घटित हुआ है सब लिख दीजिए, और लिख देंगे तो ये उतर जाएगा, इसका जो भूत है वो उतर जाएगा। और वो सुबह 10 बजे आए तो मैंने खाना वाना नहीं खाया था, उसी तरह पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये क्या बेवकूफ़ी है। तो हमने कहा कि यार मुझे इतनी याद आती है, उसको मेरी याद आती नहीं होगी। कहे आप विज्ञान तो पढ़े नहीं हैं, आप किसी को टेलीफोन लगाइए और उसका इंगेज है वो कहीं और बात कर रहा है, तो उसको घंटी जाएगी आपकी? नहीं जाएगी। तो बहुत हंसोड़ है, हंसाते रहते हैं, सब चलता रहता है। और वो है ना, अहमद फराज का एक शेर है कि तमाम ख्वाहिशें इन बारिशों में भीगी हैं, मैं कैसे कह दूं कि मैं उम्र भर उसी का रहा। तो चलता है, जीवन ही है। चलिए, आपके रिक्ता पर ही कोई कवित्री है, नाम तो भूल गया मैं। उनका एक शेर है कि ये झूठ किसने उड़ाया है जमाने भर में, दूसरी बार कभी प्यार नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। तो चलिए इसको ही विराम देता हूँ। बहुत व्यक्तिगत हो जाएगा, इसको ही विराम देते हैं। एक और प्रेम की तरफ आ रहा हूँ, ये भी व्यक्तिगत है और पिता के प्रति। पिता पर लिखी हुई इतनी मार्मिक कविता मैंने नहीं पढ़ी। थैंक यू। कविता के शुरुआती कुछ पंक्तियों में पिता आपके सामने साक्षात एकदम पूरा उनका व्यक्तित्व आ जाता है, कैसे थे, कितनी शानदार, मतलब पूरी व्याख्या हो जाती है। और फिर अंत तक आते आते जो आपके भीतर के भाव हैं पिता के प्रति वो आ जाते हैं, और बीच में समाज आ जाता है जिसमें आप पूंजीवाद पर भी तंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चाकरी में लगे हैं। एक पंक्ति उसमें आती है, मैं वो पंक्ति भूल रहा हूँ दरअसल। पंचतत्व तो अमीरों की चाकरी में लगे हैं, ये पंक्ति है। क्षिति जल पाओ गगन समीरा। हाँ, तो उसमें ब्राह्मणवाद पर चोट भी है, पूंजीवाद पर भी चोट है, तमाम चीज़ों पर चोट है। कैसे ये कविता लिखी थी? दरअसल जो हमारे पिताजी थे
वो शुरुआती दौर में तो उसका एक फ्रेज़ है, उसे विक्टोरियन फादर कहते हैं। यानी वह पिता जिसके सामने बच्चे चारपाई पर न बैठ पाएँ। धीरे धीरे जब उनका बुढ़ापा आया तो वो बहुत भावनात्मक रूप से हम लोगों से जुड़ गए, और बतरस तो उनमें बहुत था, बात बहुत करते थे, बहुत अच्छे साहित्यिक टेस्ट के व्यक्ति थे। अचानक उनका देहांत हो गया। मतलब हमने तो सोचा था कि 20 वर्ष से कम नहीं और रहेंगे, लेकिन उनका मेरा ख्याल है कि 60-61 साल में निधन हो गया। और इतनी पीड़ा हुई, इतना दुख हुआ, और लगता ही नहीं था कि मतलब महीनों तो मैं मतलब उसको पुक्का फाड़ के रोना कहते हैं हमारे यहाँ, उस तरह से रोता रहा उनके श्राद्ध वगैरह के बाद भी। और मन पर ऐसी छाया बनी और लगातार वो ख़त्म नहीं हो रही थी। तो मुझको इतना तो मालूम था, मैंने प्रेम से सीखा था कि कोई भी भारी से भारी दुख हो उस पर अगर कविता लिखी जाए, कहानी लिखी जाए, तो उसका विरेचन होता है, वो कम होता है। तो मैंने 2 वर्ष में ये कविता लिखी। 2 वर्ष लगे, और वो सारे दृश्य बार बार याद थे कि कैसे चिता जल रही है, कैसे पांव जलते हुए पहले झूल गए। शानदार। लेकिन इसको लिखने के लिए मुझे एक उनका रेखा चित्र बनाना पड़ा पहले। दरअसल कविता तो शब्द कर्म है, तो शब्दों से ही हम लोग जो है रेखा चित्र बनाते हैं, बिंब बनाते हैं, जो भी कहते हैं उसको प्रतीक बनाते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात उनकी ये कि कभी मैंने कहा ना कि मैं जब 10वीं में था तब उन्होंने कहा कि मैं कविता लिखता हूँ, ढंग से फसलों में खाद पड़ जाए मेरी कविता है, तो ऐसे बात करते थे। शब्दशः उनकी बातें उसमें हैं कि जनता को शास्त्र नहीं कविता से शिक्षित करो। कितनी अच्छी बात है यार, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी क्या है ना, है। वो कहते थे कि जिस देश में शास्त्र, वेद, पुराण, बाइबिल, कुरान घड़ी घड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कहे उनकी हर बात में कहीं न कहीं से एक राजनीति है, तो वो कैसे वो जो साहित्य है वो उसको काउंटर करता है। पहले पानी पी लीजिए सर। उन्होंने कहा कि जो कविता है वो ढंग से, और उन्होंने कहा कि इसके उदाहरण हैं, रैदास हैं, कबीर हैं, तुलसी हैं, तो कहे कि इन लोगों ने जनता को शिक्षित किया। इसीलिए पंक्ति आती है कि जनता को शास्त्र नहीं कविता से शिक्षित करो, साधुता को श्रम से जोड़ो, भिक्षा से मुक्त करो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण साधुता वहाँ बसती है जहाँ जूता गांठते हैं रैदास, चादर बुनते हैं कबीर। कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा समय आए कि वेद, शास्त्र, पुराण, बाइबिल, कुरान, जितने धर्म ग्रंथ हैं, यहाँ तक कि धर्म और विज्ञान भी, सब कुछ समाप्त हो जाए। लेकिन अगर मनुष्य और मनुष्यता बचे रहेंगे ना, तो एक बार फिर से गढ़ लेंगे इनको, वो बना देंगे, इन सारी चीज़ों को बना देंगे। तो है ही, सही बात है। लेकिन अगर आदमी नहीं रहेगा तो सब व्यर्थ है। तो आदमी का रहना तो ज़रूरी है। इसीलिए वो उनका कि अघाए हुए और रियाते आदमी की हंसी में फ़र्क करना सीखो। अभागा आदमी का बच्चा जन्मते ही रोना शुरू करता है, किसी प्राणी का बच्चा जन्मते ही रोना नहीं शुरू करता, और जिंदगानी की कहानी यहीं शुरू हो जाती है। फटी धोती, टूटी झोपड़ी, डसी देह, बहुत प्रतीकात्मक है। डसी देह और कुचली आत्मा ने गरीब को एक अदद अधम शरीर बना दिया। पंच तत्व तो आज भी अमीरों की चाकरी में लगे हैं। जो आज देखेगा कारपोरेट्स को, तमाम चीज़ों को, उसको बहुत ढंग से दिखाई पड़ेगा। लेकिन क्या, हम तो गाते रहते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, यह शरीर उनसे बना हुआ, इतनी रटते रहते, इससे आगे नहीं जाते, ये नहीं देखते कि किस तरह से ये अमीरों की चाकरी में लगे हुए हैं। एक चीज़ और है, प्लेसिंग शब्दों की बहुत ज़रूरी है।
कविता पोएट्री में। इज द बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर। हाँ, एक जिसे काव्य शास्त्र में भी कहा गया है तमाम चीज़ों को कि भाई प्लेसिंग ऑफ द वर्ड्स बहुत ज़रूरी है कि कहाँ किस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हजारों साल की कविता को पढ़कर उसका अनुशीलन कर उसको व्याख्यायित कर उसके गुण दोष निकाल कर काव्य शास्त्र बना। जैसे आदमी पहले है, धर्म विज्ञान और तमाम चीज़ें बाद में हैं, तो उसमें लोगों को दिखाई पड़ा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपके यहाँ इतनी अच्छी प्लेसिंग है शब्दों की कि चिरायद गंध में सना, चिट चिट का चरचराता शोर, मन में मचे कोहराम में डूब गया था। इसी तरीके से आपकी खजुराहों की मूर्तियों पर 3 कविताएं हैं जी। एक इसी काया में मोक्ष में और 2 इतिहास में अभागे में। अव्वल तो आप शायद एक साथ ही एक ही बार गए होंगे वहाँ पर, कई बार गए? मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, पहले ये प्लेसिंग की बात पूरी हो जाए। अब ये खजुराहों में मूर्तियों के पयोधर, ये पयोधर पे मैंने एक सवाल विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी से किया था जी। उन्होंने अपनी माँ पर कविता लिखी थी। हाँ। तो उसमें माँ के पयोधर बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता है वो, बहुत अच्छी कविता है। वहाँ मैंने उनसे पूछा था कि अगर यहाँ पयोधर शब्द नहीं होता। हाँ, उन्होंने लिखा था कि हमने वो शायद आपका इंटरव्यू देखा है। बहुत लंबा इंटरव्यू है कि नहीं जल रहे थे माँ के अमृत पयोधर। अगर वो शब्द वहाँ पर पयोधर की जगह कुछ और होता वो कविता बह जाती। ठीक यही चीज़ आपके यहाँ खजुराहों में मूर्तियों के पयोधर और खजुराहों की अन्य कविताओं में दिखलाई पड़ती है। अश्लील और अश्लील का जो फर्क है ना, वो प्लेसिंग। एक मिनट मैं बताऊँ, मैं अपने मुंह से कहीं नहीं कहना चाहिए। हाँ। कि मैं एक एक कविता, जैसे ये कविता मैंने 2-2.5 साल में लिखी, खजुराहों में मूर्तियों के पयोधर। अच्छा। मैं 94 में आया। हाँ। रीवा, उससे पहले मैंने खजुराहो देखा नहीं था। ओरछा में मैं एक केंद्र का निदेशक हूँ। ओरछा जाते हुए खजुराहो पढ़ता था। जो हमारे अध्यक्ष थे पहले, कमला प्रसाद जी, देश के जाने माने मतलब संगठक और प्रदेश के महामंत्री भी रहे और आलोचक। तो सर को कोई रुचि नहीं थी खजुराहो में। लेकिन जब मैं हुआ तो मैं खजुराहो कम से कम 10 बार गया होऊंगा। दूरबीन लेके गया, उसके जानकार लोगों को लेके गया, उस पर बहुत सारे लोगों की कविताएं पढ़ी, उस पर लेख पढ़े। और सबसे बड़ी चीज़ की जो अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते थे कि अपने मन की द्राक्षा को निचोड़ो। तो जब मैंने देखा तो फिर मैं कोणार्क गया, तो मैंने देखा कि कोणार्क और जो खजुराहो हैं ये तो स्तनों के मंदिर हैं। लेकिन संस्कृत साहित्य को छोड़कर उर्दू साहित्य में भी उस तरह का नहीं। जैसे वो बहुत शायद दाग का शेर है, बड़े आदमी का शेर है कि आँखें तो दिखाते हैं, जोबन तो दिखाइए साहब, वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। लेकिन इससे आगे बोलने की हिम्मत नहीं है। संस्कृत साहित्य में अद्भुत है। और कालिदास के कुमार संभवम में और तमाम जगहों पर फिर इसका बहुत बड़ा डर था कि कैसे करेंगे, निर्वाह कैसे करेंगे। और खजुराहो में मूर्तियों के पयोधर में इतने शेड्स हैं, स्तनों के इतने रूप हैं कि आप कल्पना ही, मतलब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हिंदी की समकालीन कविता में स्त्री के वक्ष पर लिखी हुई कोई कविता ऐसी नहीं है। और ये इस कारण संभव हुई कि मैंने जम के संस्कृत साहित्य पढ़ा है। मैंने तमाम विद्यापति को और तमाम लोगों को पढ़ा, सूरदास को पढ़ा है। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि ये तो उन शिल्पियों ने कमाल किया है साहब। ये तो कोणार्क और खजुराहो देखने के बाद अब मुझे लगा कि अच्छा, वहीं संयोग से अशोक वाजपेयी जी ने पहले शुरू किया खजुराहो नृत्य महोत्सव, तो वहीं एक मंदिर के उस पर होता था, बाद में वहाँ होने लगा, तो उसमें भी 2-3 बार गया। ये भी आपने मंदिरों की शताब्दी पर ही लिखा था? हाँ। 2000 वर्ष पूरे हो रहे थे, नहीं 1000 वर्ष पूरा हो रहा था। और सोनिया गांधी ने उद्घाटन किया था, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था उस समय। और उस समय फिर ये कविता फूट पड़ी
पत्थरों में कचनार के फूल खिले हैं। इनकी तरफ देखते ही आंखों में रंग छा जाते हैं, जैसे ये चंचल नयन इन्हें जन्मों से जानते थे। जब हम लोग छोटे थे तो उस समय बिजली उजली नहीं होती थी हम लोगों के गांव में, तो हम लोग लालटेन से पढ़ते थे। और अगर 4 बजे उठा दिया गया पढ़ने के लिए, तो अगर हम सूर्योदय तक पढ़ रहे हैं और लालटेन बुझाते नहीं तो उसका सारा प्रकाश उसके शीशे पर सिमट आता था। उस तरह उसका एक बिंब लिया गया हुआ है उसमें, और तमाम बिंब हैं। मनुष्य का सबसे मुलायम नहीं, बहुत कठिन होता होगा कि छेनी और हथौड़ियों से तराशा गया है कि सौंदर्य बोध बना रहे, वो सौंदर्य बना रहे, विलक्षणता बनी रहे। एक बाल के बराबर कहीं अश्लीलता नहीं आई। मैं वही कह रहा हूँ, ये बहुत, और मन गदगद हो जाता है। हाँ। और वो 2 कविताएं तो रामशरण जोशी और राजेंद्र यादव ने मुझे बहुत ज़्यादा, एक हंस का अंक निकला था उस समय, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बहुत बीमार चल रहे थे, तो उसका कवर पेज उन्होंने बनाया। पूर्व प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने वो इसी विषय पर कुल मिला के केंद्रित था, और काम पर और तमाम चीज़ों पर। तो कहा राजेंद्र यादव से रामशरण जोशी ने कि दिनेश चाहें तो खजुराहो में जो सेक्सुअलिटी है उस पर कविता लिख सकते हैं। तो अब उन्होंने मुझसे कहा, तो हमने कहा भाई अमरूद तो मैं हूँ नहीं, और मेरे भीतर इतनी क्षमता नहीं है कहे, और हमें वो टास्क लेके नहीं लिखता कविता। मैं तो ऐसा कवि हूँ जीवन में एक संग्रह आ जाए तो उसी से भी खुश रहने वाला। कैसे लिखते हैं? 10-10 साल, मतलब बहुत वक्त लगता है मुझको लिखने में, और मैं बड़े ड्राफ्ट करता हूँ अपनी कविताओं के। और क्या परेशान करता है कि ये कविता हो सकती है, या क्या वो चीज़ है जो कौंधती होगी और आपको लगता होगा कि अब ये कविता में बदल जाएगी? पहले तो एक स्पार्क आता है, एक क्षण कौंधता है। जैसे अभी मेरे भीतर एक क्षण एक जगह कौंधा, एक महाभ्रष्टतम आदमी, बेईमान आदमी, बहुत ही ईमानदार लोगों के बीच व्याख्यान दे रहा था, और सब लोग जानते थे कि ये बहुत बेईमान है, लेकिन उनकी बातें ईमानदारी पर हो रही थी और इतनी अच्छी हो रही थी कि सब लोग तालियां बजा रहे थे। तो कौंधा मेरे मन में। तो मैंने कहा कि भाई सभा बेईमानों से भरी रहती है, और एक ईमानदार आदमी बोलता है और ईमानदारी पर बोलता है, तो सारे बेईमान जम के ताली बजाते हैं और कहते हैं क्या बात कही है, बहुत अच्छा, हमारा देश, हमारा समाज सब ऐसे ही इसी प्रकार सोचे तो चल सकता है। और सब बेईमान होते हैं। ईमानदारी की बात पर बेईमान सबसे तेज ताली बजा रहा है। ये आपके अंदर कौंधा। हाँ। तो मैंने देखा कि अरे यार, ईमानदारी की याद पर बेईमान ही नहीं बजा रहे हैं, जो ईमानदार लोग हैं वो बेईमान की बात पर भी ताली बजा रहे हैं। तो हमको लगा कि जो हमारा मिथक है धृतराष्ट्र वाला, महाभारत वाला, तो उसमें एकमात्र एक ही पात्र विदुर क्यों है? पूरा देश विदुर होना चाहिए। एक आदमी हमारा वो अब आज भी खुला है, अपना घर फूकने का एक विकल्प इसमें है। है। 1 वर्ष तक उस पर बहस हुई थी, उस कविता पर, बागर्थ में। नवंबर 9 में हुई थी, दिसंबर 10 तक उस पर बहस होती रही। तो उसमें बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। उसमें एक सवाल उठाया गया था कि ज्योति बसु के मंत्रिमंडल में 20 वर्षों तक एक भी चर्मकार मंत्री क्यों नहीं बना। और मुझसे हमारे साथियों ने पूछा, मंत्री से बात हो रही थी, उसने कहा दिस इज ओनली कोइंसिडेंस। हमने कहा गजब का कोइंसिडेंस, जैसे ये जात है ही नहीं बंगाल में पूरी। इतिहास में अभागे में इतने सवाल हैं कि अगर आप समाज से सवाल करें तो वो कम पड़ जाएंगे। तो हमने कहा विदुर को पूछना चाहिए धृतराष्ट्र से कि ये क्या हो रहा है महाराज। ईमानदार बोलता है तो सारे बेईमान ताली बजाते हैं, बेईमान बोलता है तो सारे ईमानदार ताली बजाते हैं। तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि हमारे देश में धर्म सभाएं हो रही हैं। तो कैसी, क्यों, तो फिर कैसा देश है? तो कहे वही जम्बू द्वीप है, कुछ कुछ भारत से मिलता जुलता।
तो कविता में तो हर चीज़ हजारों बार कही गई है। कोई कवि ऐसा नहीं है ना, जो कहे कि या तो कवि जानता ही नहीं। मैंने एक कविता लिखी कि हमारा खून लाल क्यों है, विशुद्ध प्रेम कविता है कि भाई तुमसे मिलकर मैंने जाना एक बारगी कई कई चीज़ों के मायने, कि दुल्हन के गुलाबी जोड़े और क्रांति का रंग लाल क्यों है, दहकती आग लाल क्यों है, हमारा खून लाल क्यों। उसमें शुरू होता है कि तुमसे मिलकर मैंने पहली बार जाना कि प्रकृति ने अनादिकाल से मेहंदी की हरी पत्तियों में सहेज कर क्यों रखा है लाल रंग। हाँ। अब मैं उस दिनों बनारस में था, दर की खाक छाने वाले में पीएचडी करके नेट जेआरएफ और सब कुछ करके घूम रहा था। ज्ञानेंद्र पति आए थे हमारे शहर में, उन्होंने कहा कि दिनेश जी ने तो कबीर से लिया है, कबीर मेहंदी की पत्तियों को देखा करते हैं और उनको लगता है कि जैसे उसमें लाल रंग छिपा है वैसे उनका प्रियतम छिपा है। तो मैं खूब हंसा और मुझे बुरा नहीं लगा। हमने कहा कि ओहो, तो मैंने तो कबीर को पढ़ा ही नहीं था ये, तो मैंने कह दिया। इस तरह से तो आप देखें तो तुलसी की कोई चौपाई मिलनी मुश्किल है जो उन्होंने खुद कही हो, उसके पहले किसी ने ना कहा हो। ऐसी कोई भी बात मिलना मुश्किल है जो आपसे पहले किसी ने ना कही हो। भाई आप कैसे कहते हैं, आप कैसे कहते हैं। और दरअसल क्या है, सारा खेल तो यहाँ पर अंदाज़े बयां कही है। हाँ, सुखनवर मैं तो है ही एक सारे। चीज़ बता रहा हूँ आपको और इस पर मैंने बहुत सोचा है। बहुत सारे लोग कविता लिखते हैं, अपने को समकालीन कहते हैं, लेकिन वो समकालीनता का मतलब नहीं समझते, न कोशिश भी करते हैं, खोजना भी नहीं चाहते। क्या होता है बताएं। दरअसल हमारे समय में जो कुछ भी घट रहा है वो सब समकालीन है। ठीक है। और इसी की व्याप्ति समकालीनता है। ठीक है। लेकिन समकालीनता के दो छोर हैं, अछोर है वो, एक परंपरा है और एक वर्तमान है। ठीक है। एक लंबा कालखंड है जो उसको जोड़ता है, लेकिन मात्र इतना ही समकालीन नहीं है, समकालीनता नहीं है। हमारे समय में जो भी भ्रष्ट है, क्षतिग्रस्त है, अशोभन है, अशुभ है, वो सबका पुनर्परिमार्जित कर पुनर्निर्माण करना परंपरा है और इससे वो जुड़ती है समकालीनता। लोग प्रथा को परंपरा मान लेते हैं, परंपरा प्रथा नहीं है। अगर हमको जो अपनी पुराने पीढ़ी से मिला है, यानी हमारे पुरखों से जो हमको मिला, जो हमको कबीर से मिला है, बहुत प्रिय कवि थे तुलसी निराला के और फिराक के भी। ठीक बात है। और फिराक कहते थे कि तुलसी मेरे प्रिय कवि हैं लेकिन कबीर मेरा बाप है। मैं 1000 कोशिश करता हूं कि कबीर जैसा कह दूं, कह नहीं पाता। और कबीर जैसा तो तुलसीदास जी भी नहीं कह पाए। पंडित बात बदनते झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, खाण कहे मुँह मीठा। अगर राम कहने से गति मिलती है तो चीनी कहने से मुँह मीठा हो जाना चाहिए। अगर गंगा नहाने से स्वर्ग मिलता है तो पहले मछली और मेढक को मिलना चाहिए। वो रोज नहा रहे हैं, 24 घंटे नहा रहे हैं। अगर कंठी बांधने से वैकुंठ मिलता है, ईश्वर मिलता है, तो मैं कंठी की जगह वो जो हल चलाने के बाद मिट्टी पाटने के लिए हेंगा या कोपर बांधा जाता है, कबीर कहते हैं मैं उतनी बड़ी कंठी बांधने के लिए तैयार हूँ, आप जल्दी मिल जाए। इन सबको मानते हैं? किसको? ज्योतिष को या बाकी जाति को, धर्म को? मुझे अंगूठियां पहनने का बहुत शौक है। हाँ। और मैं बार बार एक कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ कि जो देखेगा वो सोचेगा कि ये अंधविश्वासी हैं, ये ग्रहों नक्षत्रों के अनुसार पहने, जैसे ये है ना पन्ना, इसको इसमें पहना जाना चाहिए। आप बोलते ना नहीं, इसमें तो मैं बोलने वाला था क्यों पहनी है फिर। हाँ, मैं इसमें पहनता हूँ। ये गलत जगह पहना है मैंने इसको, है ना। और भी गलत पहना है, ये भी गलत पहना है, यहाँ पहनना चाहिए। हाँ। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी रत्न का यही पहनते हैं या इंटरव्यू में आपने चेंज किया है, बदला है? नहीं, यही पहनते हैं। अच्छा। एक दो और पहन लेते हैं कभी कभी। अच्छा। लेकिन ये जेनेटिक शौक है, मेरे पिता को भी बहुत था। अच्छा। लेकिन ये मानता हूँ कि जब हमारे अक्ल पर पत्थर पड़ जाएगा तब इसका प्रभाव मुझ पर होगा। कुछ नहीं होता, इतने हजारों किलो दूर बैठा हो मंगल और शनिचर हमारी शादी में कैसे बाधा डाल सकते हैं, या उसे कैसे शुभ अशुभ बना सकते हैं।
तो होता कुछ नहीं। हाँ, एक जैसे तवीज़ बांधते हैं लोग ना तमाम चीज़ों का, ये मन के मानने की बात है। मुझको भूत प्रेतों से बहुत डर लगता था। और मेरा एक बगीचा था आम का, वो गांव से बहुत दूर था, तो काम दिया जाता था कि जाइए उसको रखवाली करिए। तो जब शाम को झुरमुटास के बाद अंधेरा होने लगता था तो वहाँ से चलते थे, एक चारपाई एक बाल्टी ले करके, और वो हनुमान जब नाम सुना में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, मनु करते काँपते रहते थे। तो हमको, हम 7वीं या 6वीं में थे, हमारे एक मित्र ने बताया, हमारे बगल में एक कस्बा था सलेमपुर, कि वहाँ एक फ़कीर बैठते हैं और एक तवीज़ देते हैं, वो ले आइए तो फिर भूत प्रेत नहीं आएंगे। तो मैं गया, वो तवीज़ भी बहुत महंगी थी, 4 आने की थी। तो खैर ख़रीदा और बांध लिया। उस दिन मुझे भूत से डर नहीं लग रहा था। और जब मैंने ये जाना कि भूत भगवान भवानी कुछ होता ही नहीं है, तो कहीं भी भेज दीजिए कोई डर नहीं लगता। यहाँ तक कि मैं हमारे, आप तो 10वीं में तो बाकायदा पूजा पाठ कर रहे थे। पूजा पाठ नहीं कर रहे थे, मैं साधु हो गया था। हमारे यहाँ एक संत थे देवरावा बाबा, हमारे गांव के बगल में, बहुत प्रसिद्ध थे, इंदिरा गांधी जी और तमाम लोग उनके यहाँ जाते थे। तो मेरे बगल में रहते थे, तो मुझको कहते सुख सागर पढ़ के सुना, तो मैं बैठ जाता था, तो मंच पर रहते सुनाता रहता। तो एकदम मेरी मतलब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर उनका मठ था हमारे गांव से। तो मुझको लगा कि ईश्वर की खोज, और ये इससे तो अच्छा रामचरितमानस तो मुझे पूरा कंठस्थ था, लगभग अब भी कंठस्थ है। तो पाठ करता था, पूरे मेरे पास चंदन घिसने की सिलबट्टी थी, सब चंदन लगाता था, बहुत बड़ी चोटी बांधता था, तमाम चीज़ें करता था। कैसे फिर? और फिर भग गया, साधु हो गया। वो भेड़ी जंगल कोट स्थान एक जगह है नेपाल के आसपास, वहाँ एक साधु रहते थे जटहवा बाबा। वो इतनी जटाएं थी उनकी, उसी को बिछा के उसी को सो जाते थे। हम 2 लोग हुए, हमारे एक मित्र थे वो हुए और मैं हुआ। आज भी वो राम जन्मभूमि के जो अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास जी, उनके प्रमुख शिष्य हैं अयोध्या में। तो वो तो साधु के साधु रह गए, रामप्रिय दास जी, और मैं असाधु हो गया। मेरे पिताजी गए और मेरी माँ के रोने से तरफ बन के पत्ते झड़ गए थे एक तरह से इतना, और वो किसी तरह से ले आए। तो जिंदगी तो कदम कदम पर बदलती है, और संसर्ग और अध्ययन इन सारी चीज़ों को करता है। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। दिनेश जी, इतिहास में अभागे, ये जो आपका संग्रह है, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे सवाल खड़े करता है। पहली ही कविता में उन अभागों के प्रति सवाल है कि वो इतिहास में कहाँ चले गए, जिन्हें कहीं कोई आवाज़ दर्ज नहीं है, जिनकी कहीं पर भी। इतिहासकारों ने उपेक्षा की, समझ में आता है, क्योंकि इतिहासकार विजेताओं का इतिहास लिखते हैं। लेकिन साहित्य तो हारे हुए लोगों की आवाज़ है, वहाँ कैसे नेगलेक्ट हो गई चीज़ें? दरअसल विश्व इतिहास में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ख़ास करके जिन देशों का चरित्र सामंती रहा है बहुत दिनों तक। आज भी हमारे देश का जो चरित्र है वो अर्ध औपनिवेशिक और अर्ध सामंती है। तो वहाँ जो जनता जिसको हम कहते हैं, उसका कोई इतिहास ही नहीं था। 1000 आलोचनाओं के बाद हमको हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहिए उन प्रगतिशील इतिहासकारों का। रोमिला थापर से लेकर इरफान हबीब और तमाम लोग हैं जिनकी कलम इस तरफ गई। इतिहास में जितना छिपाया जाता है उससे अधिक चोरी की घटनाएं भी नहीं छिपाई जाती। साहित्य में भी हर कवि हजारों हजार साल तक अपने अन्नदाता महाराजा धीराज की स्तुति करता रहा। उसके राजा इंद्र से अधिक पराक्रमी हैं। उनके राजा का जो छत्र है, जो सिंहासन है, वो स्वर्ग में से भी बड़ा है। वो इतने पराक्रमी हैं जितना इंद्र भी नहीं पराक्रमी है, विष्णु भी नहीं पराक्रमी है। और यही बात दूसरी तरफ शिफ्ट हुई तो वो धर्म सम्राट लोग होते गए। तो या तो उनकी, और ये जो निर्गुण से जो काम नहीं चल सकता था उसके लिए सगुण लाया गया। जो सगुण है तो फिर सगुण का तमाम चीज़ों का, लेकिन
जो इतिहास में ना मतलब उसमें बहुत बारीकी से एक एक चीज़ का वो किया गया है कि ये भारतवर्ष उनके पिताओं के नाम पर नहीं है, ये भारत माता उन लोगों के लिए नहीं कहा जाता। और बकिंघम पैलेस से लेकर के और यहाँ तक कि उसमें एक मिथक है। हमारे गुरुदेव काशीनाथ सिंह कहते हैं कि आप तो मिथक सम्राट हैं। अब मिथकों का प्रयोग करते हैं। हमने कहा इसलिए कि इतिहास से अधिक सशक्त है मिथक। इतिहास एक बार मिट जाता है, मिथक मिटता नहीं और पुनर्बार बार जन्म लेता है और शक्तिशाली होके आता है। लेकिन जनता को आपको धन्यवाद देना पड़ता है कि इतनी, आप जानते हैं कितनी अमानवीय स्थितियों में आज भी लोग रह रहे हैं। नाली के कीड़े मकोड़े भी उतनी खराब स्थितियों में नहीं रहते जितने देश में हमारा मनुष्य रहता है, आदमी रहता है। मैंने ईश्वर के पीछे जो कविता लिखी उसमें एक शब्द है कि यह असीम समुद्र जिसकी कृपा का बिंदु मात्र है, उस दया सागर की असीम कृपा से मजे में हैं सारे अत्याचारी। दीनानाथ की दुनिया में कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं गरीब। हमारे विश्वविद्यालय के दोनों तरफ झोपड़पट्टियाँ मैं देखता हूँ, मैं लगता है कैसे लोग जी रहे हैं, सूअर भी वहाँ नहीं रह सकते। मुझे एक और कविता आपकी याद आ गई इसी से, कानपुर की एक मेहतर बस्ती। हाँ, वो तो होल्टाइमरी के दिनों की कविता है। मुझे वो कविता दरअसल हमारे एक मित्र हैं, वो भी थे और हम भी थे, हम लोग। और आपने गोपाल प्रधान जी को कविता, हाँ जी, तो वो थे और वो तो उसमें प्रोफेसर हैं यहीं पर। सबसे जो दलित तबका है ना, दलित तबका में सबसे खराब स्थिति मेहतर लोगों की है। एक बार गौतम नवलखा, मैत्रेयी पुष्पा, राजेंद्र यादव मुझको बुलाते थे, मैं बेरोज़गार था, तो उन लोगों ने पूछा मैत्रेयी जी ने कि आपका खर्चा कितने में चल जाएगा। हमने कहा 1000 रुपया अगर मुझे मिले तो मेरा 1 महीना चल जाएगा। कहा हम लोग 3000 रुपया देंगे। आप दिल्ली की दलित बस्तियों में आके आधुनिक कथाओं को, है ना, पौराणिक कथाओं की तरह सुनाइए। मैंने कहानी सराय मोहन की काशीनाथ सिंह की सुनाई, सालिमपुर अहरा में सुनाया, वाल्मीकि बस्ती में वो जो मंदिर है जहाँ गांधी जी ने रह करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, वहाँ पर सुनाया। तो मैंने ये देखा कि इनकी स्थिति, और कानपुर में तो साहब मतलब एक छोटा सा टूटा फूटा शौचालय, एक टाट का किसी तरह पर्दा, दूसरा आदमी उसको हटा हटा के बोल रहा, अरे निकलो भाई, कितनी देर तक बैठोगे। स्त्री पुरुष सारे लोग इस तरह से जी रहे हैं। ये थाली है, यहीं पर सुअर बैठा हुआ है, यहाँ नाली है। तो मैंने कहा ना, रौरव या कुंभी पाक के, हमारे यहाँ नरकों के बहुत सारे वर्णन हैं अंजुम, कि कौन नरक कितना कितना, मतलब इस देश के लोगों को पौराणिक तौर पर जितना डराया गया है, हमको लगता है कि कहीं भी नहीं डराया। लेकिन आपने तो पौराणिक कथाओं का भर के प्रयोग किया है कविताओं में अपने। हमको देखना ही कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। हम बोदार बहुत प्रसिद्ध फिल्मकार हैं, वो कहते हैं कि आज आप किसी का फोटोग्राफ भी किस एंगल से करते हैं, ये भी पॉलिटिक्स है। तो क्यों आप ही का अधिकार थोड़े है कि आप पौराणिक मिथकों का प्रयोग करेंगे। हमारे पास जहाँ तक आएगा हम मिलेगा, हम उनका करेंगे। हमारी जनता अगर उससे समझती है तो हम उसका करेंगे। तब उनका बाराह के पीठ पर रख करके हाथ बैतरनी पार करते हैं, है कविता में। कुंभी पाक या रोरो भी उतना नरक नहीं होगा। और जब हम सोचने समझने तो हमको मालूम है, जो भी आपने पंक्ति पढ़ी, इस पंक्ति को लेकर और आपके संग्रहों को लेकर आलोचक कमल भारती ने 2 लेख लिखे जो कि ऑनलाइन मिल जाएंगे। जो मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा, मैं भी पढ़ के आया उसको जब मैं रिसर्च कर रहा था। मैंने खुद भी कमल भारती पर एक कविता लिखी है, मुझे पता कमाल है, कहा कमल भारती ने। आपको ओबीसी कवि के तौर पर कमल भारती ने स्थापित करने की कोशिश की। वो स्थापित क्या करेंगे, मैं जब जन्मना हो तो वो स्थापित क्या करेंगे। इस देश में तो जाति पीछा ही नहीं छोड़ती। हम परम क्यों जरूरत चले जाएं? आपको ओबीसी कवि कहलाने की जरूरत, मुझे जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा। मेरे लेखन का हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर शोषित है तो उसे उसके खिलाफ लड़ने का अधिकार है, तो दुनिया कहती है ना। तो सामाजिक तौर पर अगर किसी का शोषण हो रहा है तो उसको उसके लिए भी लड़ने का उतना ही अधिकार है जितना आर्थिक शोषण के खिलाफ लड़ने का अधिकार है। सामाजिक
डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि ये जो जाति प्रथा है वो बिना कहे अघोषित रूप से वर्चस्व और दासता की ग्रंथियां बनाती है, ऐसी ऐसी हीनता की ग्रंथि बनाती है। हजारों लोग हैं, एक एसटी का आदमी आ गया चुपचाप कोने में है, कमिश्नर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, दलित व्यक्ति है ना, वो उस सभा में कहीं न कहीं से संकुचित रहेगा। क्यों रहेगा? उसे मार्क्सवाद का विज्ञान पकड़ा दो, फिर संकुचित नहीं रहेगा। उसे कोई न कोई ऐसा वैचारिक हथियार मिलना चाहिए जिससे उसका पता चले कि उसकी मुक्ति उसके समूह में है। उसमें हमारे में कहीं है किसी कविता में कि अकेले में मुक्ति नहीं मिलती, जो मुक्तिबोध कहते हैं ना, और अकेले में समाधि नहीं मिलती, ये कहते हैं ये अनामदास के पोथा में। वो तो सार्वजनिक मुक्ति के प्रयास में जो लगेगा, किसी से कोई अलग। अंजुम जी आर्थिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से भी वंचित और शोषित जो तबके हैं उनकी मुक्ति भी समूह में ही है। अकेला किसी का कोई स्वर्ग नहीं हो सकता। तो यानी कि जो साहित्य में या रचना कर्म में जो दलित धारा, ओबीसी धारा, ये तमाम धाराएं बह रही हैं, इनको नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए, नहीं करना, कतई नहीं, तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ। भाई पुरुष, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से जिसमें कहा कि मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, बाजुओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, पेट से वैश्य पैदा हुआ, पैरों से शूद्र पैदा, तब से लेकर और आज तक तो सिर्फ वो लोग लिखते रहे, है ना। हमारे देश की अद्भुत संरचना है भाई, एक जाति को दूसरी जाति के दुखों का पता ही नहीं है। मैं क्लास में अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि सिर्फ तुम्हारी जाति के अगर तुम्हारे मित्र होंगे तो तुम जाति निरपेक्ष नहीं हो सकते। अगर सिर्फ आप अपने धर्म के लोगों के साथ रहेंगे तो आप धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते। आपके मित्रों में दूसरे धर्मों के लोग होने चाहिए। मैं तो बहुत छटपटाता रहता हूं कि मेरे कम ईसाई मित्र हैं, मेरे मुसलमान मित्र बहुत हैं, लेकिन फिर भी जितने हिंदू मित्र हैं उतने मुसलमान मित्र नहीं हैं। तो आप जानेंगे ही नहीं। आप तो ये रिजिडनेस तो ओबीसी जिस वर्ग से आप आ रहे हैं वहाँ भी होगा कि हम रहें और कोई ना रहे। देखिए, ये नहीं कोई रहे नहीं, इस देश की एक मानसिकता है। आप जाति में विश्वास नहीं करेंगे, आप जाति मानेंगे नहीं, उसके बाद भी आप अपनी जाति से नहीं उबर सकते। वही क्या आपके फूफा, मामा, काका, चाचा तमाम लोग उसी जातियों में हैं, है ना। और वो आपको बचपन से कंडीशनिंग है, इसीलिए वो समूह जब जो आपने कभी कुछ ऐसा सामना किया जाति की वजह से, क्या गलत व्यवहार का तमाम? कभी को तो पकड़ने के लिए उसकी कविता की पंक्तियों में झांकना है, कहीं भी पकड़ लीजिए। उसमें कमल भारती में है कि मेरे खिलाफ जब उनको कुछ नहीं मिलता तो मेरी जाति पर उंगली उठाते हैं और अंत में अपनी जाति पर चले आते हैं। तो ये नहीं, मतलब मेरा लालन पालन शास्त्र से और शस्त्र दोनों से हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सारी कविताएं, सारी नहीं कहूँ, अधिकांश कविताएं किसी न किसी को समर्पित हैं। ऐसा क्यों है? क्या दबाव है कि सबको खुश करना है? नहीं, किसी ने कहा थोड़े मुझसे। हाँ। दरअसल मैं बहुत कृतज्ञ किस्म का आदमी हूँ। हाँ। मैं कल विश्वनाथ त्रिपाठी जी के पास गया था और उन्होंने कहा कि बड़े सही समय से आए हो, मेरी बेटी आई है और वो उसको बुलाया। जब वो आए तो कहा आप ही, मैं तो डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का खाना आपसे कितने दिनों से आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। फिर मैंने काव्य पाठ किया तो उन्होंने कहा कि मैं आपका पाँव छूना चाहती हूँ। मैंने कहा हमारे विंध्य क्षेत्र में तो बेटियों से पाँव नहीं छुलाते और ऐसे ही खुश रहो। क्यों विश्वनाथ त्रिपाठी को चुना था और क्यों उनका खाना ही चुना था? अरे भाई, बहुत अद्भुत एक कालखंड था जब विश्वनाथ जी यहाँ रिटायर हुए थे दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो रीवा विश्वविद्यालय में विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाने गए। अच्छा। और मैं युवा था तो अमूमन वो मेरे साथ ही रहते थे। हम लोग साथ नाश्ता, साथ खाना, ये वो वगैरह वगैरह करते थे। हमारे विभागाध्यक्ष थे कमला प्रसाद जी, उनके बुलावे पर गए थे। हाँ, मेरी पत्नी बंगाल से हैं तो बहुत अच्छी मछली बनाती हैं,
तो विश्वनाथ जी शायद कम लोग जानते होंगे, आप भी नहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मछली खाते थे। अच्छा। तो बंगाल में आचार्य थे वहाँ टैगोर कवि गुरु जी के साथ और गुरुदेव के साथ, तब से तो इनको इतना पसंद था। खा लेने के बाद कहते थे रात को जब नींद खुलेगी ना तो मन करेगा तो क्या करूँगा, टिफ़िन में थोड़ा सा रख दो, या हम लोग तरफ बाटी चोखा बनता है। एक दिन ऐसे ही हमारे घर पर आए थे और 5 बज रहा था और हम लोगों को 6 बजे एक नाटक देखने कहा, गीता बहुत भूख लगी है, कुछ जल्दी खाने को दो। तो उन्होंने कहा पोहा बना देती हूँ। नहीं 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 जल्दी दो। कहा अच्छा ठीक है ब्रेड सेक देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, खुद घुस गए और एक डिब्बे में, उस समय तो हमारे पास कसरोल भी नहीं था, स्टील के एक डिब्बे में 2 रोटियाँ निकाली पड़ी हुई थी और हमारे यहाँ एक लाल चौराई की भाजी होती, हाथ पर निकाला, खाने लगे। उस यहीं पर कौंधा। फिर हमने जब मैं जैसे बताया कि मैं बहुत काम करता हूँ कविताओं पर, फिर मैं उस शास्त्र भी देखता हूँ और मैं लोक भी देखता हूँ। तो हमारे जो अग्रज और तमाम लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये काव्य शास्त्र इसका निषेध करता है, किसी के खाने पर कविता नहीं लिखी जा सकती। नाटक में भी भरत ने इसका निषेध किया है। तो हमने कहा मैं तो डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का खाना ही शीर्षक दूंगा। और फिर जब मैंने लिखा ये कविता हंस को भेज दी। हंस में 1 महीने घोषणा होती थी, दूसरे महीने छपती थी। इतना कल बता रहे थे विश्वनाथ जी, पहली बार मुझको पता चला 3:30 बजे राजेंद्र यादव का फ़ोन आया, अरे पंडित सो रहा है, तेरा जन्म धन्य हो गया। इन्होंने कहा क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अरे तू कुछ समझ ही नहीं सकता, कैसे धन्य हो गया? एक कविता सुना रहा हूँ, सुनो। फिर उन्होंने कहा कि बता सकते हो कि ये किसने लिखा है? तो उन्होंने कहा ये कोई मध्य प्रदेश का ही दिनेश कुशवाहा तो नहीं है? कहा एकदम सही पकड़े तुम, मैं इसको इसी अंक में देने जा रहा हूँ। वो कविता ने फिर तो मतलब कितने देशी विदेशी अनुवाद हुए, कितने लोगों ने उसका काव्य पाठ किया। और नित्यानंद तिवारी ने तो ये कहा कि मल्टीनेशनल्स के खिलाफ ये कविता है। अच्छा। ये व्यक्तिगत विश्वनाथ त्रिपाठी पर नहीं है। तो हो गया मतलब और मतलब क्या कहें, आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं विश्वनाथ जी के। और हमको एक एक ऑब्जर्वेशन, जैसे उसमें एक पंक्ति है कि थाली का एक थाली का मुंह में एक निवाला गया नहीं कि बस सिर हिला हौले से वाह। जैसे वो उन्हें किसी ने बहुत सलीके से गालिब का कोई शेर सुना दिया हो। क्या बात है, वाह। थाली का एक एक चावल अंगुलियों से उठाते हैं अक्षत की तरह, हाथ से खाते हैं भात, जैसे चम्मच से चावल खाना मध्यस्थ के माध्यम से प्रेमिका का चुम्बन लेना। तो वो रस की उद्भावना में डूबे भरत से कविता के अध्यापक विश्वनाथ जी ने सीखा होगा बातों बातों में भी व्यंजनों का रस लेना। तो बाबा किसी गरीब बाभन के बेटे रहे होंगे और क्या क्या जो भी उद्भावनाएं हैं वो आई। शानदार। इसी तरीके से कविताएं रेखा, हेलेन, स्मिता पाटिल, मीना कुमारी, एक साथ इतनी कविताएं एक्ट्रेस पर पहले कभी नहीं हुई हैं। दरअसल हम लोग हॉस्टल में रहते थे और हॉस्टल में एक प्रचलन था कि अभी अगले साल IAS हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, सब अपने कमरों में उस समय माधुरी और सीने तारिका और कौन कौन पत्रिकाएं छपती थीं, तो हीरोइनों की फ़ोटो काट काट के लगाते थे। हमारे एक मित्र ने रेखा की फ़ोटो लगाई थी और इतनी सौम्य गृहिणी के रूप में वो फ़ोटो थी। मैंने देखा, आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसको देखने के बाद मुझे लगा कि अरे अब तक रेखा का विवाह नहीं हुआ। हाँ, और मतलब मुझे लगा जैसे कि मुझे अपनी बेटी ब्याहनी है, ऐसी चिंता हो गई। और जब मैंने उसको वो चित्र आज तक मैंने फिर उनसे लेके अपने एल्बम में लगा लिया उसको। अच्छा। हाँ, उस चित्र को। और इस कविता से इतने प्रभावित हुए
कल्याण भाई, वो संगीतकार, अरे फूल तुम्हें भेजा है, आनंद जी कल्याण, उन्होंने मुझे अपने घर बुला के इसका काव्य पाठ कराया और रेखा जी को भी कहा, वो नहीं आ पाई, लेकिन मेरा काव्य पाठ हुआ उनके घर में। फिर जब मैंने अपने गुरुजी से कहा, काशीनाथ सिंह से, कि मैं अभिनेत्रियों पर कविताएं लिखना चाहता हूं और ख़ास करके हेलेन पर, मीना कुमारी पर, स्मिता पाटिल पर और रेखा पर, तो उन्होंने कहा कि भाई अब समकालीन कविता की मर्यादा बचेगी क्या? क्या लिखेंगे आप? गाल बाल क्या लिखेंगे? हमने कहा गुरुजी लिख देंगे और फिर आप लोग देखिएगा, नहीं तो फिर फेंक देंगे। फिर मैंने लिखा तो तमाम आलोचक और लोग तो उसमें साहित्य का पूरा समाज शास्त्र ढूंढने लगे। मीना कुमारी पर अद्भुत उनके तमाम छपने में दिक्कत हुई थी? बहुत कोई छापने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि रिवाज ही नहीं था ना, हीरोइनों पर कविता कौन छापेगा। लेकिन जिसको सुनाऊं वो पसंद करे। फिर मैंने एक पंचायत बैठाई यहीं दिल्ली दरियागंज में संपादकों की, विभूति नारायण राय, राजेंद्र यादव, मतलब तमाम संपादकों की, करीब 15-20 लोग थे। हमने कहा कि सारा का सारा जो वो शाम को या सब लोग बैठेंगे और मैं कुछ कविताओं का पाठ करूंगा। बताया नहीं कि मैंने किन कविताओं को करूंगा। क्यों इसमें नहीं खोजा उन्होंने? नहीं, मैंने पढ़ा ना तो सब वाह वाह करने लगे। तो मैंने कहा कि तब फिर छापिए भाई, आप लोगों में से कोई भी छाप दे। वीरेंद्र जैन भी थे। तो सब लोग चुप हो गए। तो हमने कहा ये क्या बात हुई? अभी जब मैं पढ़ रहा था तो अब वाह कर रहे थे, अब छाप नहीं रहे हैं। तो हरिनारायण जी जो कथादेश के संपादक हैं, वो हंस में काम करते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा हंस में छपेगी, और कल्पना नहीं की थी लोगों ने, हंस की इतनी अधिक प्रतियां बिकी, इतने मतलब पूरा उनका जो पत्र वाला कॉलम है वो भर गया। और मनोहर श्याम जोशी, मैं प्रणाम करता हूँ उनकी स्मृति को, एक अनजाना आदमी, एक लड़का मनोहर श्याम जोशी ने उस पर लिखा हंस में कि कल्पना नहीं की जा सकती थी कि स्मिता पाटिल पर, रेखा पर और तमाम लोगों पर इस तरह से कविताएं लिखी जा सकती हैं कि आंखों में आंसू आ जाए। वाह। चलिए, उजाले में अजानुबाहु एक ऐसे व्यक्ति को समर्पित जो खूब चर्चा में है, इस समय खूब चर्चा में है, आपके मित्र दिलीप मंडल जी को समर्पित है। उन पर तो मैं बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन सवाल मेरा ये है कभी हालात पे रोना आया तो मैं जा नहीं पाएगा ना? नहीं कोई बात नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी जो कि ठीक नहीं है ना? नहीं। और दिलीप जी तो तैयार रहते ही हैं। यहाँ अधिकार है सबको नई दुनिया बसाने का। लेकिन आपसे तो संबंध जाहिर सी बात है, अच्छे मित्र हैं तो अच्छे ही होंगे। और जो अपने जीवन में कर रहे हैं वो उनका अपना निर्णय है, उसमें किसी को क्या आपत्ति हो, कोई क्या करे क्या ना करे, ये तो उसका व्यक्तिगत अधिकार है। और कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। हाँ ठीक है, लेकिन जीनियस तो थे। और थे मतलब दरअसल क्या होता है कि प्रखर से प्रखर बुद्धिजीवी का पक्ष भी तय करता है कि अब वो है कि नहीं है। ये तो उनका अधिकार है ना, ये आपका थोड़ी है कि वो किस पक्ष में रहेंगे। कीप ए करेक्ट पॉलिटिकल लाइन, मेरा मानना है। कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि वो किसी अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हों और सर्व कर रहे हों, बल्कि पूर्ति नहीं, अपने किसी हो सकता है कि उनका कोई लक्ष्य हो। और नहीं तो हो सकता है कि थक हार गए हों। जाने दीजिए, आगे चलिए। उजाले में अजानुबाहु, साहित्य में पाला पड़ा अजानुबाहुओं से। दरअसल वो कविता ही धूमिल की पटकथा और मुक्तिबोध के अंधेरे में दोनों को सामने लिख के रखी गई थी कि आज वो लोग होते तो हमारे इस समाज को कैसे देखते। बड़ बोले तो हमने कहा कि अब तो अंधेरे में का कोई सवाल ही नहीं है। पहले राजनेताओं से तमाम बाहुबली बहुत अंधेरे में मिलते थे, सर्किट हाउसों में और कहाँ कहाँ। अब तो उजाले में, अब तो डोमा जी उस्ताद को कोई छिपना है नहीं, तो अब तो बहुत उजाले में है। लेकिन वो अजान बाहु की अपने यहाँ एक मिथक है, गांधी जी के लिए कहा जाता था कि जिन लोगों की जो बाहें होती हैं घुटनों से नीचे तक होती हैं वो अवतारी पुरुष होते हैं। तो इसी तरह से जो हमारी राजनीति तो प्रतीक है, बड़ बोलों का प्रतीक है ये हर क्षेत्र के हमारे देश और समाज में
जितने क्षेत्र हैं लगभग उनमें किस तरह के लोग काम कर रहे हैं, तो बड़बोला एक प्रतीक है, डिकोड करता है इस देश को। बहुत एप्ट कविता है। आपके सवाल का जवाब नहीं हुआ। हाँ। कहते हैं कि पानी में तैरते हुए मगर से बैर हम 60 वर्ष के हुए थे नामवर जी और उनकी कष्ट पूर्ति हो रही थी, तो उसका उद्घाटन किया नागार्जुन ने। हाँ। नागार्जुन की जी आते थे बनारस, तो हमारे कमरे में रहते थे एक आध दिन, और अन्य जगहों पर भी रहते थे। उन्होंने इस पंक्ति से कहा कि अगर कीर्ति का यश चखना है, आलोचक को खुश रखना है। अब वो एक ठहाका गूंजा, तो उन्होंने कहा, आलोचक ने फिर सोचा, अगर कीर्ति का यश चखना है, कवियों को नाधे रखना है। तो बहुत सारे आलोचकों में, दरअसल मुझे बहुत दिनों से लगता है कि जो अब तो इधर कुछ युवा लोग आए हैं जो अपने तरीके से काम करने लगे हैं, नहीं तो बहुत दिनों तक जो आलोचना थी, और अब भी देखिए हमारे देश में तमाम फैक्टर हैं, साहित्य में भी वो लागू होते हैं। संसर्ग का फैक्टर है, संबंध का फैक्टर है, जाति का फैक्टर है ना, इलाके का फैक्टर है, क्षेत्रवाद का है, वगैरह वगैरह चलता रहता है। लेकिन जो पूरे स्तर पर देखा जाता है, देश स्तर पर देखा जाता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साहित्य में बहुत अच्छा करते हैं, है ना, लेकिन उधर फोकस नहीं जाता, हिंदी आलोचना। तो आप किसका नुकसान कर रहे हैं? अगर देश में, एक तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई बड़ा आंदोलन नहीं है देश में, बहुत बड़ा जागरण नहीं है, बहुत बड़ा नेता नहीं है, इतने युवा हैं, जनता है, उनके लिए आशा की किरणें एकदम धूधर हो गई हैं, धूमर हो गई हैं, शिफ्ट हो गया है, बदल गया है सब कुछ। तो और किताबों में जो कुछ भी छपता है, लेकिन साहित्य की भी एक राजनीति है, और साहित्य की जो राजनीति है उसका उसको लोग गुटबंदी कहते हैं। हमने बहुत पहले, पता नहीं किसकी कविता थी, पढ़ा था कि कुछ लोगों का गुट फिर अद्भुत अद्भुत तो कुछ लोगों का गुट फिर अद्भुत अद्भुत, तो जिसका होना रहता है अद्भुत अद्भुत, बाद में फुस हो जाता है। हमने धर्मयुग, और जब मैं किशोर था तो धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान में मुखपृष्ठ पर इतने बड़े बड़े चित्र जिन लेखकों के देखे, आज वो लेखक कहीं नहीं है। धर्मयुग जैसी पत्रिका और समाचार पत्र नहीं है। हाँ, वो भी नहीं है। तो इसलिए जो उसमें एक पंक्ति है कि बड़ा साहित्य को लेके कुछ इस तरह का बहुत अद्भुत पंक्ति है कि सेठों और अफसरों के रसोइये बड़बोले, कवियों के कवित्व और कामिनियों के पता नहीं किसका आखेट, कवियों की कामनाओं और कामिनियों के कवित्व का आखेट कर रहे हैं। कवियों की कामनाओं और कामिनियों के कवित्व का आखेट कर रहे हैं। आखेट कर रहे हैं। बड़बोले समझते हैं जिसकी पोथी पर बोलेंगे वही बड़ा हो जाएगा, यानी जिसकी पोथी पर लिखेंगे। 4 दिन से लिख रहा है लड़का, और उसको लगता है कि 40 साल से जो लिख रहा है उस पर मैंने लिख दिया तो बड़ा हो गया। इसकी अगली पंक्ति पढ़ दीजिए। बड़बोले समझते हैं कि जिसकी पोथी पर बोलेंगे वही बड़ा हो जाएगा। सारे लखटकिया और लेढ़ू पुरस्कारों के निर्णायक वही हैं। आगे की पंक्ति पता नहीं क्या है। बड़बोले किसी के सगे नहीं हैं। ओहो, बड़बोले किसी के सगे नहीं हैं, वे जिस पौधे को लगाते हैं उसे कुछ दिन बाद उखाड़ कर देख लेते हैं कि कहीं जड़ तो नहीं पकड़ रहा। क्या बात है। तो कितनी प्रासंगिक कविता है, और इसका अंत जो है ना, उस पर मैं कुछ बोलूँगा नहीं, उसको जाने दीजिए। ठीक है, वो जिनमें उत्सुकता होगी वो कहीं न कहीं से उसको पढ़ेंगे, उसको पढ़ लेंगे। तो पिता की चिता जलाते हुए तो ज़रूर पढ़ ही लीजिए, और खजुराहो के पयोधर वो भी पढ़ लीजिए, और अजान बाहुओं ये भी कविता आप पढ़ लीजिए। जिस गुटबंदी की भी बात आप कर रहे थे कि गुट और अद्भुत अद्भुत, इतने सारे शहरों में आप रहे लेकिन दिल्ली से हमेशा दूर रहे, तो वो अद्भुत अद्भुत
दिल्ली कमी तो खलती है? दिल्ली तो मैं इतना कम आता हूँ। और मैं बता रहा था, राम बहादुर राय जी से कह रहा था कि इंदिरा कला केंद्र में बैठ के कि मैंने एक संस्मरण मतलब सुना है अपने गुरुजन से कि शांति प्रिय द्विवेदी दिल्ली आए हुए थे। एक समय बहुत बड़े आलोचक थे, पंथ को स्थापित किया उन्होंने अपनी आलोचना से। तो उनके साथ हमारे एक गुरुजन थे जिन्होंने हमको 10वीं में पढ़ाया था। तो वो बताए कि उनसे कहे कि चलो कहीं ऐसी जगह चलें जहाँ कुछ ठीक ठाक नाश्ता मिल जाए। कहे कहाँ चलेंगे? तो कहे वो बच्चन आया है इलाहाबाद से दिल्ली में, उसके यहाँ चलते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन के यहाँ गए, वहाँ बढ़िया नाश्ता हुआ। तो उन्होंने कहा कि बच्चन एक गिलास दूध मिल जाएगा तुम्हारे यहाँ? तो उन्होंने कहा कि पंडित जी किसी चीज़ की कमी नहीं है। और फिर वो गुरुजी तो इस तरह से बोलते थे कि आजकल अभिनेता है उनका एक बेटा, वो छोटा सा था, वो दूध लेके आया। तो चलते हुए कहा बच्चन जी ने कि द्विवेदी जी कभी कभी दिल्ली आया करिए। तो उन्होंने कहा देखो बच्चन, दिल्ली जनजीवन से बड़ी दूर है, तो यहाँ बार बार तो नहीं आना होगा। खैर मेरा तो आलस्य भी है क्योंकि तमाम शहरों में मैं जाता हूँ। आने की बात नहीं, वो जो अद्भुत है वो दिल्ली से दूर रहकर उसकी कमी खलती है। यानी कि जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना दिया नहीं गया। क्या वो चाह मिटी, क्या चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहन के सा। कैसे संग्रह आया ये तो आता ही नहीं इसी काया में मोक्ष। मैत्रेयी पुष्पा ने मुझको कहा कि अशोक महेश्वरी जी कह रहे हैं कि भाई कवि लोग दे करके संग्रह और इंतज़ार करते हैं 2-2, 3-3, 4-4 साल। ये कैसे कवि हैं, इनसे मांगते हैं 3 साल से, ये देते ही नहीं हैं। तो फिर मैंने अपने एक विद्यार्थी से कहा कि भाई चलो हाथ से उतारो सारी कविताएं, और फिर भेजा गया तो ये आया। तो उन्होंने कहा आप जल्दी दो, तो हमने कहा बस 2-3 साल बाद। तो 10 साल बाद दूसरा आया। इतिहास में हो कहा आप 2-3 साल में आ जाना चाहिए, तो फिर 10 साल होने जा रहा है दूसरे के बाद भी। तो यानी अब अगला 27 में आएगा। अगला आएगा। अब मैंने सोचा है ना कि मैंने बहुत हेडशिप कर ली। ये दरअसल विश्वविद्यालय जो है ना, उनके विभागाध्यक्षों के बहुत काम भी होते हैं। और अगर वो वाकई अध्यापक है, जैसे मान लीजिए श्रृंगार की बात हो रही थी, अब श्रृंगार तो हमारे लिए अध्ययन, अध्यापन और अध्यावसाय तीनों का विषय। और जिनको लड़के पसंद करते हैं ना, वो एकदम खींच के ले जाते हैं क्लास में। और क्लास टीच करना और बात है, क्लास इंगेज करना और बात है। कोई भी अध्यापक जब अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है तो 45 मिनट 1 घंटे तक कुछ भी अकबक बोल सकता है, लेकिन वो टीच करना नहीं हुआ। और सिर्फ हम अपने विद्यार्थियों के परीक्षक नहीं हैं, हमारे विद्यार्थी भी हमारी परीक्षा लेते हैं। कक्षा का जो सबसे कमज़ोर विद्यार्थी है ना, वो भी जान जाता है गुरुजी कितने पानी में है। जैसे खराब से खराब घोड़ा ये जान जाता है कि जिसका सवार अनाड़ी है या खिलाड़ी है, वैसे वो जान जाता है। तो ऐसे में अच्छा, मेरा बहुत एक कुटीब है, मुझे अपने विद्यार्थियों के साथ बहुत मन लगता है। मेरी पत्नी बोलती हैं कि 2-3 किलो 2-3 कुंटल गेहूँ और 2-3 कुंटल चावल सिर्फ विद्यार्थियों के लिए अलग कर दो, क्योंकि मुझे 2-3 लोग अगर मेरे साथ भोजन न करें तो मुझे खाना नहीं अच्छा लगता। और मेरे विद्यार्थी न हों दिन में तो मैं इतना गप में बिताता हूँ अपना समय, इतना व्यर्थ करता हूँ अपना समय, जिसका मतलब लाभ तो विद्यार्थी उठा रहे हैं, हमको व्यर्थ क्या हुआ उनके लिए तो विद्यार्थी तो इस समय पूरे भारतवर्ष में कोई रेलवे रूट नहीं है जिस पर मुझे खाना और चाय न मिल जाए। मेरा एक विद्यार्थी स्टेशन पर रहेगा। क्या बात है। हाँ, सब जितने सेंट्रल स्कूल हैं, नवोदय विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, मतलब IPS से लेकर के और प्रोफेसर तक। लगता नहीं है कभी कि तमाम विद्यार्थी स्टेट की जगह कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होते तो कैसे होते, होना था। मतलब बनारस में तो 10 साल तक ये अफवाह रही कि दिनेश जी का नहीं होगा तो किसका होगा। क्यों, आपके गुरुवर वहीं थे? काशी मेरे जी? गुरु विभागाध्यक्ष थे, तब भी नहीं हुआ? सब कुछ थे। एक दिन उन्होंने कहा कि आप अप्लाई कर दीजिए रीवा में। तो हमने कहा मैं आपसे कुछ मांग तो नहीं रहा हूँ, मेरा क्यों पीछा छुड़ाना चाहते हैं मुझसे? तो कहे इसीलिए नहीं कह रहा था, 2 दिन बचा है, कर दीजिए अप्लाई। तो
बाद में हमको पता चली, मैंने दिया, फिर इंटरव्यू में भी झगड़ा हो गया मेरा। वहाँ पर कोई कोर्ट केस चल रहा था, 5-7 लोग आए थे, जबकि 2 लोग आते हैं, 3 लोग आते हैं प्रोफेसर में। जेएनयू के विभागाध्यक्ष थे मैनेजर पांडे जी, दिल्ली विश्वविद्यालय की निर्मला जैन जी थीं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोरपाल सिंह जी थे, जोधपुर विश्वविद्यालय की इंदिरा जोशी थीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार वर्मा थे। इतने लोग थे। वर्मा जी ने पूछा कि संदेह और भ्रांतिमान अलंकार का अंतर बताइए। तो अब मैं कुछ रुक गया। फिर हमने कहा कि सर, अब भीमसेन जोशी को बिरहा गाने के लिए मत कहिए। मैंने हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए आवेदन नहीं किया है, मैं एमए के विद्यार्थियों को पढ़ाऊँगा। अब हम एकदम थमा गए। हाँ। और फिर बाहर निकला, मैंने कहा मेरा तो होना नहीं है। खैर हुआ। बाद में पता ये चला कि वो कहते थे कमला प्रसाद जी मेरे गुरु से कि मुझे दिनेश को दे दो, मुझे ऐसा विद्यार्थी चाहिए जो माइक भी संभाल ले और मंच भी संभाले और पत्तल भी उठा ले, दरी भी बिछा दे। तो विश्वनाथ त्रिपाठी केदारनाथ सिंह ने उनसे कहा कि एक ही विद्यार्थी है विश्वविद्यालयों में, काशीनाथ सिंह का एक शिष्य है दिनेश कुशवाहा, वो कर सकता है। मेरे गुरुजी ने साफ मना कर दिया, नहीं दूंगा, उनके बिना मेरा काम ही नहीं चल सकता। मैं तो 24 घंटे की मेरी आदत है, उनके साथ रहने की रहते हैं। मैं ये भी नहीं जानता कि वो कौन सी किताब आई है, तो मुझे आकर के वो बताते हैं। तो हो गया। देखिए, एक मिल्टन की एक बहुत अच्छी बात है जो हम आपको भी कहते हैं जी। मिल्टन ने कहा है कि टू रूल इन हेल इज बेटर देन सर्व इन हेवन। स्वर्ग में चपरासी होने से नरक में राजा होना ज़्यादा अच्छा। मैं रीवा का राजा हूँ। अरे वाह। उतनी चंवर डुलाने वाले लोग हैं, मेरे हाथी हैं, मेरे घोड़े हैं, मेरा साम्राज्य है। और सबसे बड़ा संतोष कि एक रिमोट एरिया में, एक आदिवासी बहुल एरिया में, एक बहुत पिछड़े एरिया में जहाँ दुनिया के सबसे गरीब लोग रहते हैं, वहाँ मैंने इतने विद्यार्थियों को, पिछले 19 में मेरे 33 विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर हुए। क्या बात है, वाह। तो कुछ किया। बनारस में रहता या इलाहाबाद में रहता तो हो सकता था मेरे साहित्य की ज़्यादा मार्केटिंग हो जाती। में तो होंगे ही जी। काशी जी से संपर्क तो आपका अभी और टूट सपनों से तो लेकर के काम मेरा कर दीजिए, मैं ऑन कैमरा ये बात बोल रहा हूँ आज। बोलिए जी, बताएं। संगत नहीं हो पा रहा है उनके साथ में। आप उनके घर चलिए और हम भी चलें, क्योंकि क्या है ना कि गुरुजी की जो तबीयत है ना, वो उस तरह से वो बहुत चैतन्य है। मैं 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ। बहुत चैतन्य हैं, उनकी स्मृति बहुत अच्छी है, लेकिन उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। नहीं, वो कहेंगे मैं 2 दिन रुक जाऊंगा, 15-15 मिनट करके रिकॉर्ड कर लूंगा। उनको आराम करना है, आराम करें। हाँ, वो जितना सब जो जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, बस संगत रिकॉर्ड करवा दीजिए। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा। ठीक है, मैं बात करता हूँ जी। और मैं बोलूँगा कि आपको ज़्यादा नहीं, 15-15, 20-20 मिनट। क्योंकि एक बार वो बैठेंगे, मुझे पता है फिर वो उठेंगे नहीं, ये भी मैं जानता हूँ। मैं वो एक बार में कर जाएंगे, लेकिन वो जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। मतलब मैं पहला एक ऐसा आदमी देखता हूँ, मतलब नामवर जी तक। हाँ। नामवर जी भगवान हैं काशीनाथ सिंह के लिए, लेकिन नामवर जी से भी अधिक श्रद्धा मुझे अपने गुरु पर है। मैंने मतलब मुझे उन्होंने अंगुली पकड़ के पालने पोसने जैसा किया, और एक कविता के लिए कभी सिफारिश नहीं की। क्या बात। उन्होंने कहा कि नहीं, नामवर जी ने, भैया कहते थे कि भैया ने को तब पता चला जब मेरी कहानियां लौट के आती थी संपादकों से। अच्छा काशीनाथ जी, आप कहानी भी लिखते हैं? उन्होंने किसी से नहीं कहा, तो उन्होंने किसी से नहीं कहा। और जब पहली बार मेरी कविता किसी बड़े पत्रिका में छपी थी तो स्टॉल पर उसे पलट रहे थे, तो उन्होंने कहा दिनेश जी, आपका इंडिया गेट खुल गया। अब इससे आपकी कविता पढ़े न पढ़े, हजारों संपादक नाम देखेंगे और आपकी कविताएं मंगाएंगे। और अंत में तो ये तो बहुत मैराथन दौड़ है ना साहित्य, वही टिकेगा जिसमें कुछ रहेगा, जिसमें नहीं रहेगा नहीं टिकेगा। अंतिम सवाल जो मैं सबसे करता हूँ, कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते थे, नहीं कर पाए और करना चाहते हैं? घुमक्कड़ी जी भर नहीं की, प्यार जी भर नहीं किया। एक पाकिस्तानी शायर है, उनकी एक पंक्ति याद आ रही है। प्रेम में तो आप डर गए थे।
डर क्या, कौन सा प्रेमी है दुनिया का? शहंशाह भी प्रेम करता है किसी से तो सामान्य लड़की से तो भी डरता है। और अच्छा है, देखिए क्या नहीं, वो ठीक हुआ, अगर औरतें ना होंगी ना तो दुनिया बहुत नीरस होगी। और वो सृष्टि की माँ है, वो संसार की माँ है, वो हम सब एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर पहुंचे व्यक्ति की भी माँ, बहन, पत्नी, प्रिया, कितने रूप हैं उनके, देवी, शक्ति, ठीक बात, सब हैं। हम 100 हैं उनके बिना। और मैं तो इस मामले में बहुत भाग्यशाली रहा हूँ। मतलब इतने ज़्यादा वरिष्ठ साहित्यकारों का आशीर्वाद मुझे मिला है। उसी तरह से तमाम, मुझे तो बहुत सारी स्त्रियां इसलिए बुलाती थी कि मैं पकवानों का बहुत प्रशंसक था उनके, तो कहती स्टूल लगा के बैठो इसी किचन में, और जब तक मैं बनाऊंगी ये खीर, जब तक मैं बनाऊंगी ये कढ़ी या जो भी, तब तक देखते रहो। शेर सुना रहे थे आप पाकिस्तानी। हाँ, कि तंग आ चुके हैं बेगमे दिल जिंदगी से हम, जी चाहता है इश्क करें फिर किसी से हम। क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, संगत में आपने समय दिया और खुलकर बातचीत हुई, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी काया में मोक्ष और इतिहास में अभागे के बाद तीसरी कविता संग्रह का अब इंतज़ार है, वह जो शिलालेख नहीं है। लीजिए, नाम भी आ गया, वह जो शिलालेख नहीं है। लेकिन शिकायत ये भी है कि गद्य भी आना चाहिए। वो भी आ जाएगा, बस विश्वनाथ जी का संस्मरण पूरा कर लूँ। इतनी मोटी किताब संस्मरणों की आएगी, और वो सब तमाम साइट्स पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, पत्रिकाओं में। वसुधा पर सवाल करना चाहता था लेकिन समय हमारे पास कम रहा, तो वो आगे के लिए सही, हाँ, अगली बार के लिए लेकिन सही। बहुत अच्छे दिन थे, पूरे देश भर के तमाम लेखकों से जुड़ी थी वसुधा, और हम लोग उसको निकाल रहे थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, लिखते रहें, और जल्द आपके दोनों संग्रह गद्य और पद्य वाले जल्दी आ जाएं। मैं चाहता हूँ उस कार्यक्रम का अंत एक कविता पढ़कर आप करें। कविता का शीर्षक है भोग। स्वर्ग और भोग एक कई साथ पढ़े जाने चाहिए। कर्म फल के अर्थ में भी है, और जैसे हमारा पूरा का पूरा समाज भोग में आकंठ डूबा हुआ है। इसी से पहले एक कविता स्वर्ग भी है ना आपकी, मैंने उससे जोड़ा। तो उसको सुनाता हूँ। जी, वो होती है तो स्मृतियों के कथनों से शुरू होती है। जी जी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप सोचें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में। कहते थे पुरखे, मुंह में कौर डालें तो सोचें उस खेत के बारे में जहाँ से आता है अनाज। और मैं सोचने लगा कि कौन पैदा करता है अनाज। कौन नहीं होता तो हम सोच भी नहीं पाते धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में। कि कहाँ से आता है कोयला, कि कहाँ से आता है कोयला, चाय की पत्ती और नमक। सोचने से भी होता है बहुत कुछ। क्या बात है। जैसे हम आदमी होते जाते हैं, हम रास्ता चलते जाते हैं, और मैं सोचने लगा कि 2 रुपये किलो का आलू कैसे हो जाता है 200 रुपये किलो का अंकल चिप्स। क्या वहीं से आया है डंकल जहां से आए थे अंकल जी। पेप्सी कोला में कितनी है स्वच्छ गंगा, कि लक्ष्य में क्या खास बात हो जाती है जब नहाती है माधुरी दीक्षित। कि इस दुनिया को और अशांत छोड़कर, कि इस दुनिया को और अशांत छोड़कर आखिर आजकल कहाँ है गोरबाचो। कि 700 जोड़ी जूतियों का क्या करती होंगी जयललिता। दरअसल जो बहुत मुश्किल से पाई गई चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत आराम और बहुत आनंद देती हैं। जो विपुलता है ना, हमारे सुख के रोमांच को कम कर देती है। आपकी अलमारी अगर कपड़ों से भरी रहे ना, तो कोई कपड़ा पहनने में आपको आनंद नहीं आएगा। सही बात। लेकिन आपके पास मुश्किल से 2 या 3 कपड़े हो ना, तो आपको लगे अरे आज ये तो ही पहनना है, आज चलना ही बनेंगे।
तो 700, ये तो फैक्ट है, सारे ठीक, अखबारों ठीक, में हाँ, है ठीक है। कि 700 जोड़ी जूतियों का क्या करती होंगी जयललिता कि टाटा जैसा धनी आदमी क्यों बेचने लगा नमक। ये तो सबसे गरीब आदमी का ना, 1 रुपये का 4 किलो नमक खरीदा और कंधे पर रख के बेच रहा है। कि टाटा जैसा धनी आदमी क्यों बेचने लगा नमक कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये का अर्थ क्या होता है। एक मंत्र हम लोगों को बचपन में ने बहुत दिन तक किया है, इसमें पानी लेके थाली के चारों तरफ ऐसे ऐसे करना और ये मंत्र पढ़ना, त्वदीयम वस्तु कि हे भगवान आपकी दी हुई ये वस्तु आपको ही अर्पित है। अर्पित है। ये है भूमंडलीकरण चलिए, और ये है वैश्वीकरण। बहुत बहुत धन्यवाद, संगत में आए, थैंक यू, समय दिया। बहुत अच्छा, आप यशस्वी हों। बहुत शुक्रिया।